अच्छा, छठवीं नंबर जो हमारी क्लास थी, मतलब जो मेरी छठवीं नंबर क्लास है, और हमारे सर की एक क्लास आपकी इंटरनेशनल रिलेशन की हो चुकी है। तो छठवीं क्लास आज सुबह में जब मैं लाइव था तो इंटरनेट के कारण वो क्लास क्या हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। मतलब बार बार वो पॉज हो गया था, काफ़ी देर तक 5 मिनट हो गया था, इंटरनेट नहीं आया था। तो अंततः मुझे मजबूर होकर क्लास को कैंसिल कर देना पड़ा था। तो मैंने बोला था कि मैं क्लास आगे की रिकॉर्ड कर दूंगा। अब एक चीज़ समझना, मैं बजट पढ़ा रहा था और बजट का बेसिक इंफॉर्मेशन दे चुका था, तभी जाके आपकी क्लास पॉज हो गई थी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, चूंकि मुझे उसके आगे पढ़ाने में जो बच्चा पहली बार देखेगा उसको एक दिक्कत आएगी, तो 5 मिनट का मुझे टाइम लगेगा केंद्रीय बजट को समझाने में। ठीक है, तो मैं जितना पढ़ाया था 5 मिनट पहले मैं उसे समझा लेता हूं। और एक चीज समझना होगा, देखो हर बार से इस बार यूनिक में आई दृष्टि करा रहा हूं। आपने उम्मीद करेंगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, क्योंकि कई दोस्तों का ये है कि सर आई दृष्टि को आप लोग मतलब आप लास्ट आपका जैन तक कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, देखो मैं समझ रहा हूं कल जो आपकी क्लास में लूंगा, कल की क्लास आपकी 120 नंबर पेज तक खत्म कर देगी, यानी आपका जो वैज्ञानिक परिदृश्य है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कल की क्लास में यहां तक खत्म कर दूंगा, मतलब कल की क्लास ज्यादा देर की रहेगी। अभी की भी क्लास ऐसा नहीं कि कम है, बात ये अभी टेक्निकल चीजें हैं तो उनको समझाने में टाइम लग रहा है, और मैं वैल्यू एडिशन करते चल रहा हूं तो बहुत टाइम लग जा रहा है। ठीक, तो यानी हम लोग क्या करेंगे, आज अभी जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है इसको आप छठवीं नंबर की क्लास माना, क्योंकि एक ही दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूं। 1 घंटा 45 मिनट लाइव था, 45 मिनट करीब 50 मिनट करीब में, और आगे मेरी क्लास बना रहा हूं। तो यानी मैं आपसे बोला था कि आगे मैं क्लास 2 घंटे कर दूंगा, और जिस दिन से मैंने बोला था 2 घंटे क्लास करूंगा, मुझे लग रहा है कि मैंने 2 घंटे ही क्लास पढ़ाई है, किसी दिन भले कम पढ़ा दिया हो। ठीक, तो यानी कहने का मतलब है कि छठवीं क्लास है, 7वीं क्लास होगी, उसमें आपका मेरी 7वीं क्लास, उसमें आपका जो आर्थिक घटनाक्रम वो खत्म हो जाएगा। मैं अपनी 8वीं क्लास से वैज्ञानिक परिदृश्य स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि ठीक है क्लासेस थोड़ा सा रैपिड तरीके से आगे बढ़ें, ये मैं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करूंगा, उसमें आप लोग को लोड लेने का काम नहीं है। थोड़ा जैसे 31 तारीख वाली जो आपकी बाउंड्री है, मैं वहां तक मेजर चीजें, बहुत ज्यादा चीजें खत्म कंप्लीट करूंगा, नाम मात्र की चीजें बचाऊंगा। अपनी तैयारी आप लोग करते चलो। ठीक है, मेरे लिए आप लोग 2 घंटा डेली रखते चलो कि यार कि करंट के लिए निशान सर 2 घंटे रख देते हैं। ठीक, करंट नहीं गलत होने दूंगा, बाकी जो आपके समय है आप उस पर काम करो। ठीक है, मतलब जो भी आपको आरओ के लिए पढ़ना है। ठीक, यूपी पीसीएस के लिए जितना होमवर्क दे रहा हूं वो मैं होमवर्क भी खुद कर दूंगा। मुझे पता है कि मेरे कई ऐसे मतलब अकर्मण्य विद्यार्थी हैं जिन्हें मुझे खुद ही ना केवल बताना है कि भाई कैसे क्या होगा, उन्हें करके देना पड़ेगा, मैं वो कर दूंगा। ठीक है, वो मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि आपकी सफलता में जहां बाधा बने वो आपको करके दो, वो मैं कर दूंगा। अराउंड होमवर्क का 20 पेज बनेगा, 20 पेज में मैं आपको वो करके दे दूंगा, ये मेरा वादा है अपनी तरफ से। लेकिन आप लोग करोगे अगर तो बढ़िया रहेगा, और मैं होमवर्क पे काम कब करूंगा, जब पूरी मैगजीन कंप्लीट कर लूंगा, सारे होमवर्क दे लूंगा। फिर चलो स्टार्ट करते हैं। बजट हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बजट ही मैं पढ़ा रहा था, केंद्रीय बजट 2023-24। तो मैंने केंद्रीय बजट 2023-24 को मैं अब थोड़ा सा स्पीडली जाऊंगा कि जो बजट अनुमान है वो कितना है, 45.03 लाख करोड़ रुपए का और आपका बजट अनुमान था। ठीक है, अमृतकाल का पहला बजट भी आपका 23-24 वाला बजट था। तो हम लोग बात करते हैं 45.03 लाख करोड़ रुपए का बजट अनुमान, मतलब सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि इस वित्तीय वर्ष में हमें इतने लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी और हम इतना ही व्यय करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो हर एक बजट का कुछ लक्ष्य होता है। सरकार के बने चुकी 9 साल हो गए हैं, तो सरकार ने बताया, यानी इसने लक्ष्य निर्धारित किया है कि बेसिकली हम पिछले 9 वर्ष में तैयार की गई जो मजबूती है उसको और आगे बढ़ाएंगे, सप्तर्षि को प्राथमिकता देते हुए। सप्तर्षि को प्राथमिकता देते हुए, सप्त मतलब सप्तर्षि में 7 ऋषियों की बात की गई, यहाँ पे 7 क्षेत्रों की बात की गई है कि 7 इन्होंने क्षेत्र निर्धारित किए हैं कि हम इन क्षेत्रों पर प्राथमिकता देते हुए क्या करेंगे, देश की मजबूती को बढ़ाएंगे, जो हमने मजबूती का न्यू रखा है उसको बढ़ाएंगे, यानी एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अप्रोच पे काम करेंगे। अब ध्यान देना है, क्वेश्चन बन क्या आएगा कि बजट में जो सप्तर्षि टर्म्स है उसका क्या मतलब है, तो वो 7 प्राथमिकताओं को, सरकार की 7 प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है। ये बजट कहती है, अब देखो उन 7 प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के पहले ये बजट 2-3 बातों पे चर्चा करती है। 3 बात क्या है, एक बात उसमें से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में, एक बात उसमें प्रति व्यक्ति आय के बारे में, और दूसरी क्या है हमारी आर्थिक वृद्धि दर, तीसरी हमारी आर्थिक वृद्धि दर के बारे में। यानी आर्थिक बेसिकली 7 प्राथमिकताएं जब ये इस बुक में स्टार्ट हो रही है, उसके पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज बताए। प्रति व्यक्ति आय के बारे में क्या कहती है, पर कैपिटा इनकम के बारे में, कि भैया
पिछले 9 वर्षों में, 9 वर्ष क्यों, क्योंकि सरकार के बने 9 वर्ष हुए हैं जब से गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट, तो प्रति व्यक्ति आय जो था, पर कैपिटा इनकम था, वो कितनी हो गई है, 1.97 लाख रुपीस हो गई है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, यानी अगर हम इसको वैल्यू के हिसाब से देखें तो 9 वर्ष पहले के और पर कैपिटा इनकम से तुलना करेंगे तो 2 गुने से अधिक कर दिया हमने पिछले 9 सालों में पर कैपिटा इनकम को, यानी लोगों की आय 2 गुने से अधिक हुई है पिछले 9 साल में, ये डाटा कहती है। अच्छा, अगली आर्थिक वृद्धि दर कितनी बोली गई है, तो आर्थिक वृद्धि दर बोला गया है कि चालू वित्त वर्ष, अब चालू वित्त वर्ष क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो चालू वित्त वर्ष में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है वो 7%, कितनी अनुमान लगाया गया है, 7% आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान इसमें लगाया गया है। ये सारी बात समझा चुका हूं। अच्छा, एक बात यहां पर यह भी बोली गई है, ठीक है, कि जो मैंने बताया कि प्रति जो आय है, प्रति व्यक्ति आय क्या होगी है, 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मतलब भारत शामिल हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक नीचे देखोगे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि भारत क्या है कि जब मोदी गवर्नमेंट बनी थी उस समय भारत विश्व की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, वर्तमान में 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ पे होमवर्क जो मैंने लिखा है ना, मुझे याद है उस क्लास में मैंने ये बोला था कि भारत से बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका नाम मैंने आपसे पूछा था, होमवर्क में ये मैंने पूछा था। ठीक है, अच्छा, पीएम गरीब कल्याण योजना, हमको पता है कोविड के ड्यूरेशन में सबके काम छिन गए थे, तो सबको प्रयास किया गया कि मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कराई जा सके। ठीक है, क्योंकि हम लोग वेलफेयर गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो सभी अंत्योदय कार्ड धारक जो फैमिलीज थी उनको प्राथमिकता देते हुए मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति करने की एक योजना स्टार्ट की गई जो 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया है। उसका नाम है PMJKAY, प्रधानमंत्री जन कल्याण अन्न योजना। ठीक है, कब से इसको लागू किया गया है, 1 जनवरी 2023 से। मैं नॉर्मली इसको याद कर जाना है, 1 जनवरी 2023 को याद कर जाना है। अब ध्यान देना, अब पहले हमको समझना होगा कि इस बजट में जिन सप्तर्स की बात की गई है, जिन 7 प्राथमिकताओं की बात की गई है, वो 7 प्राथमिकताएं क्या है, वो 7 प्राथमिकताएं क्या हैं। तो ध्यान देना, उन 7 प्राथमिकताओं में पहली जो चीज आपकी आती है वो आपकी है समावेशी विकास। पहला क्या है, समावेशी विकास। जो दूसरी आपकी चीज है, दूसरी जो आपकी प्राथमिकता है वो क्या है, अंतिम छोर तक पहुंचना। अंतिम छोर तक पहुंचना, ये दूसरी प्राथमिकता है। ठीक है, तीसरी प्राथमिकता क्या है, अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये तीसरी प्राथमिकता है। चौथी प्राथमिकता क्या है, सक्षमता को सामने लाना, सक्षमता को सामने लाना। 5वीं प्राथमिकता क्या है, हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट। अच्छा, ग्रीन डेवलपमेंट नामक एक बुक लिखी गई है, ग्रीन डेवलपमेंट नामक एक बुक लिखी गई है। आप लोग ग्रीन डेवलपमेंट बुक लिखने वाले ऑथर का नाम बता सकते हो, ग्रीन डेवलपमेंट, DEVP, ग्रीन डेवलपमेंट। ठीक है, ये बात आप लोग दिमाग में रखना है ग्रीन डेवलपमेंट के संदर्भ में। ठीक है, ग्रीन डेवलपमेंट नामक बुक किसने लिखी है। ठीक है, यहीं पे आपको देखो ग्रीन डेवलपमेंट हो गया। इसके बाद से आपको अगला जो प्राथमिकता 6वीं वो युवा शक्ति है और 7वां वित्तीय क्षेत्र है। युवा शक्ति यानी कहने का मतलब क्या है, सरकार ने कहा कि भाई कि मैं आने वाले वर्षों में मैं इन एरियाज पे काम करने वाली हूं। ठीक है, इन एरियाज पे, फॉर एग्जाम्पल वित्तीय क्षेत्र में देखो कई सारे सुधार कर रही है। अभी जैसे आप देखोगे, मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे वित्तीय क्षेत्र में सुधार का एक सबसे अच्छा एग्जांपल अभी जस्ट हमने पढ़ा है, तो मैं उसी को आपको देके समझा सकता हूं। केंद्रीय बजट के पहले जब हम लोग लाइव थे कि विदेश व्यापार नीति हमने लाया है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेके आई है, जिसके तहत हमने लक्ष्य क्या बनाया है कि वर्ष 2030 तक भारत निर्यात की में $2 ट्रिलियन तक इसको भारत को ले जाने की हमने एक संभावना व्यक्त की है। तो जाहिर बात है, अगर भारत के निर्यात में, भारत के एक्सपोर्ट में वृद्धि होगा तो उसका सीधा सीधा क्या है, देश की ग्रोथ पे, देश के डेवलपमेंट पे इंपैक्ट डालती है। तो यानी वित्तीय क्षेत्र में रिफॉर्म की बात करेगा। युवा कौशल आप याद करो, ठीक है, MY भारत याद है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, MY भारत इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, भारत रत्न, अभी हम लोग को पढ़े भी हैं। ठीक है, ध्यान देना, अभी इसमें डिटेल जो और चीजें लिखी गई उसको समझाऊंगा। ठीक है, ग्रीन डेवलपमेंट याद करो, मैंने आपको लाइफ पढ़ाया है। ठीक है, आपको याद है कि पर्यावरण की जीवन शैली जो लाइफ प्रोग्राम मैंने आपको पढ़ाया है, इसी में लाइफ प्रोग्राम में टूरिज्म, ठीक है, पर्यावरण के लिए लाइफ प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया गया था, उसकी पूरी की पूरी चीजें को हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, अगर आपको याद होगा तो। अब ये 7 प्राथमिकताएं आपको पहली बात तो लाइन से याद होनी चाहिए कि क्या है, समावेशी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। अब जब समावेशी विकास की बात करेगा तो समावेशी विकास के अंदर किन चीजों की बात करेगा, तो समावेशी विकास के अंदर जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर की बात करेगा। एग्रीकल्चर की बात क्यों करेगा, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर जो मैक्सिमम हमारे लोग हैं वो कहां पे समाहित हैं, तो वो एग्रीकल्चर में, ठीक है, कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। तो कृषि वर्धक नीति लेके आएगी, यानी एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड लेके आएगी। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बेसिकली
एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देती है, एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देती है। एग्री स्टार्टअप्स बढ़ावा मिलेगा तो यानी किसानों की जो समस्या है वो रूरल एरियाज में ग्राउंड लेवल पे उन्हीं के इर्द गिर्द सॉर्ट आउट हो जाएगी। चाहे वो इनकम की बात हो, चाहे वो उनके प्रोडक्ट्स के मार्केट में मतलब उनके उत्पादों के बाजार में पहुंचने की बात हो, सारी चीजें वहीं की वहीं आप उनकी खत्म हो जाएगी। मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे प्रचंड बेरोजगारी दिख रहा होगा, मैंने लाइव क्लास में ये होमवर्क दिया था कि भाई प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है, ठीक है। और बेरोजगारी के प्रकार के ऊपर चूंकि यूपीपीसीएस क्वेश्चन बनाती है, 2020 में भी यूपीपीसीएस ने ऐसे क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो आपको एक बार बेरोजगारी के प्रकार क्या करना है देख लेना है। इसलिए आपको घटना चक्र या किसी भी बुक में या किसी के भी नोट्स में मिल जाएगा। जैसे हमको पता है कि संरचनात्मक बेरोजगारी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आपको 7 टाइप की मैं समझ पा रहा हूं कि बेरोजगारी के प्रकार होते हैं, उसको देख लेना है, ठीक। समावेशी विकास में केवल इतना ही नहीं किया गया है। जाहिर सी बात है कि समावेशी विकास का मतलब क्या होता है, समावेशी विकास का मतलब सिंपल क्या होता है कि भैया हम भविष्य की जरूरतों को ध्यान रखते हुए वर्तमान का विकास करें, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, यानी आगामी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम विकास कर ले लेकिन आगामी पीढ़ी को कुछ मिले ही ना नेचुरल चीज, ठीक। तो ये आपका समावेशी विकास का करके ना एक आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी में टॉपिक ही है, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में समावेशी विकास का एक टॉपिक ही है, पर्यावरण पारिस्थितिकी में। आप चाहोगे तो उसको वहां से कर सकते हो, शुरुआत में ही वो टॉपिक भी है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ठीक है। वहां पे पूरा बताया है कि समावेशी टर्म्स का पहली बार प्रयोग कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, एक एक चीज उसमें आपको समझाई गई है, ठीक। इसमें क्या बोला गया है कि आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, मतलब ये स्टार्ट किया गया है 2200 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है। बेसिकली नाम में ही लिखा है कि भैया ये क्या है कि एक स्वच्छ पौध कार्यक्रम है, यानी ये मतलब इसमें वृक्षारोपण वनारोपण किया जाएगा, ठीक है। उन पौधों को बढ़ावा दिया जाएगा जो बेसिकली मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हो, ठीक है। स्वच्छ पौध कार्यक्रम सिंपली से मतलब, अच्छा पौध कार्यक्रम है तो सिंपल सी बात है, हमको एक बार ISFR रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए। ISFR रिपोर्ट क्या करती है, इंडिया और यूपी दोनों के ऊपर डाटा देती है कि इंडिया का वृक्षारोपण वनावरण कितना है, कंबाइंड रूप में कितना है। 2023 में यूपी के ऊपर क्वेश्चन भी बन के आया हुआ है, ठीक है। ISFR का फुल फॉर्म है इंडियन स्टेट है या इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है। ये एक 2 वार्षिक तौर पे रिपोर्ट है, किसके द्वारा जारी की जाती है, कब से जारी की जाती है, ठीक है। आपको देख लेना है, 2 वर्ष पे है, 2023 वाले आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई कितने % एरिया में मतलब किस राज्य अनुसार, किस राज्य में सर्वाधिक मतलब परसेंटेज के अनुसार कौन सा राज्य अग्रणी है वनावरण में, वृक्षावरण में, ठीक है। एरिया में कौन सा अग्रणी है, यूपी में कौन से जिले अग्रणी हैं, कौन से पिछड़े जिले हैं, ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। यूपी का कितना टारगेट है, अभी खैर यूपी के बजट में लिखा भी है, ठीक। ISFR रिपोर्ट मेरे कहने का मतलब है आपको पढ़ लेना है, मैं पढ़ाऊंगा भी ISFR रिपोर्ट, मैं ISFR ज्यादा मैं समझ पा रहा हूँ, शायद इन्वायरमेंट वाले पोर्शन में आपकी ISFR रिपोर्ट होगा भी, मैं एक बार देख भी लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो होना चाहिए। ISFR रिपोर्ट बेहद इंपॉर्टेंट होती है, वो होना ही चाहिए। अभी आपकी इसमें एग्जाम में नहीं है लेकिन मैं कराऊंगा ISFR रिपोर्ट, तो मैं कराऊंगा, आप करो या ना करो, ठीक है। नहीं है अब इसके बाद से मैंने आपको अगला अंतिम छोर तक पहुंचना, जैसे हमने VVR पूछा, VVR क्या, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, VVP, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पूछा। वाइब्रेंट विलेज भी क्या था, इसी से मिलता जुलता, ठीक है, एक कार्यक्रम था लेकिन वो विलेज को लेके था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम आप सोचिए, याद करिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम किसके लिए, कि भाई जो वो जिले जो रिमोट कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है, उनमें क्या करना, उनमें बेसिकली डेवलपमेंट को बढ़ावा देना बेसिकली, ठीक है। तो यही क्या किया गया, इसी तरीके से जिला कार्यक्रम के आधार पे ही एक ब्लॉक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम लोग कह सकते हैं। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में कुल देश के 500 ब्लॉक्स को कवर करता हुआ स्टार्ट किया गया, यानी इसमें कुल 500 ब्लॉक्स का चयन किया गया है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश में देखेंगे, ठीक है, तो इसमें बोला क्या गया है कि हर वर्ष, मतलब गवर्नमेंट का कहना है कि भाई मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार क्या कर रहा हूं कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले है, ठीक है, यानी पूंजीगत निवेश व्यय है, मैं पिछले 3 वर्ष से लगातार इसमें 33% की ग्रोथ कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, ठीक है। पिछले 3 वर्ष से लगातार 33% की ग्रोथ। तो आपको ऐसे शॉर्ट यहाँ पे लिख देना है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले में गवर्नमेंट क्या की है, मतलब जो पूंजीगत निवेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, ठीक है, वो लास्ट 3 ईयर में, ठीक है, कंटिन्यूअसली लास्ट 3 ईयर से 33% की उसमें ग्रोथ की है। इतना आप शॉर्ट लिखोगे ना तो ये लाइन आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको इजीली पता चलेगी, ठीक है। तो यानी क्या है, 33% की ग्रोथ की गई है। अभी लगभग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, या इतना किया जा रहा है, ठीक है। अभी जो बजट है जो 10 लाख करोड़ रुपए, ये GDP के 3.3% का मतलब कंट्रीब्यूशन निभाता है, ठीक है।
और यहां पे देखो एक बात बोली है, यहां पे कह रहा कि यह वर्ष 19-20 के परिव्यय से लगभग 3 गुना अधिक है। मतलब अगर इसकी हम लोग तुलना इस रुपए की कर लें, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले है, अगर उसकी हम तुलना 1920 से कर लें तो 1920 में किए गए परिव्यय, ध्यान देना है, 1920 में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले किया गया था, अभी जो किया जा रहा है यानी 23-24 में, ठीक है, तो वो क्या है, वो 3 टाइम है, 3 गुना है, वो 3 गुना है। ये बात आपको बोलने की कोशिश कर रही है। रेलवे सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, रेलवे सेक्टर में इनका क्या है कि जो मतलब इन्वेस्टमेंट आउटले है वो देखेंगे तो कितने रुपए का है, 2.40 करोड़ रुपए। आप बोलोगे सर 2.40 करोड़ हमको याद करना, तो नहीं याद करना, ये नहीं याद करना, आपको ध्यान देना है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग पिछले 9 साल के पहले जाएं, यानी वर्ष 2013-14 के परिव्यय से जाएं, तो हम लोग इनके मतलब इस बजट के कहने का मतलब है कि रेलवे आउटले, ठीक है, ध्यान देना है, और रेलवे सेक्टर में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले है मेरा, वो उसमें 9 गुना 9 टाइम की वृद्धि की गई है। अगर हम लोग स्पेसिफिक फील्ड पे केवल देखें रेलवे में, तो पिछले 9 वर्षों में इनके कहने का कि मैंने इस एरिया में जो इन्वेस्टमेंट आउटले है मेरा, वो 9 टाइम गया है, ठीक है, 9 टाइम गया, पिछले 9 वर्ष में 9 गुना गया है, यानी हर वर्ष मैंने ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। RIDF की यहाँ पे बात कर रहा है, RIDF मतलब ध्यान देना है, ठीक है, ठीक, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड UIDF, तो UIDF के ही बेस पे एक्चुअली क्या है, RIDF यानी रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की तैयारी की गई है, ठीक है। तो UIDF की यहाँ पे बात कर रहा है कि भाई हमने UIDF की स्थापना की है, ठीक है। UIDF के तहत क्या बात बोली गई है, तो UIDF के तहत बात ये बोली है कि जो UIDF का प्रबंधन होगा वो राष्ट्रीय आवास बैंक, मेरे मानना है UIDF के ऊपर क्वेश्चन बन जा सकता है, इसका जो मैनेजमेंट करेगा, ठीक है, वो कौन करेगा, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा इसका मैनेजमेंट किया जाएगा, ठीक है। और इसका उपयोग यानी UIDF का उपयोग क्या सभी शहरों के लिए किया जाएगा, तो आंसर आएगा नहीं। UIDF का उपयोग Tier 2 और Tier 3 सिटीज के लिए किया जाएगा, यानी Tier 2 और Tier 3 सिटीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार का काम किया जाएगा, में और संरचना सृजन हेतु सार्वजनिक जो एजेंसियां उनका प्रयोग किया जाएगा। यानी बेसिकली क्या है कि जो UIDF है, UIDF का प्रयोग जो किया जाएगा Tier 2 और Tier 3 सिटीज के लिए में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए बेसिकली किया जाएगा, किसके द्वारा, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। इसका पूरा का पूरा UIDF का मैनेजमेंट कौन करेगी, राष्ट्रीय आवास बैंक करेगी। पीटी में सिंपल सा भी क्वेश्चन बना के दे सकता है कि शहरी और संरचना विकास निधि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रबंधन किया जाएगा, ठीक है, सिंपली क्वेश्चन भी बना के सकता है। तो ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला बात आती है सक्षमता को सामने लाना। जाहिर सी बात है कि भाई हम पॉलिसीज तो बना दे रहे हैं, पॉलिसी का इंप्लीमेंट कौन करेंगे, सिविल सर्वेंट करेंगे, तो उनमें कैपेसिटी डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के लिए उनमें क्षमता निर्माण करने के लिए, उनमें, ठीक है, क्षमता निर्माण करने के लिए बेसिकली मिशन कर्मयोगी लाया गया, ठीक है। उनकी एकीकृत ऑनलाइन परीक्षा जो iGOT कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया। तो ये सारी चीजें आप लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, iGOT कर्मयोगी नामक प्लेटफॉर्म, ठीक है, मिशन कर्मयोगी, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है जो मुझे लगा कि एक यहाँ पे ये बोली गई कि राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई गई, ठीक है, सक्षमता को सामने में सुधार करने के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई गई, मिशन कर्मयोगी लाया गया। एक यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात एक क्या बोली गई है, मुझे ये लगता है, मतलब स्पेशली मुझे लगता है यहां से क्वेश्चन बना के आपके सामने ला सकता है, ठीक है, ध्यान देना है। क्या कह रहा है, प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे को, ध्यान देना है, अच्छा यहाँ पे हीरा आ गया, तो हमको पता कि हीरा किसका अपर रूप है, ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। अब जिसका अपर रूप है, सिंपल सी बात है, ठीक है, उसका एक खास हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट है, वो है कोयला, ठीक है। कोयले के कई सारे प्रकार पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे एंथ्रेसाइड, ऐसे आता है ना कि मतलब 4 प्रकार अराउंड आते हैं। तो आपको कोयले के प्रकार, मतलब वो बेसिकली उनके अपर रूप शायद उसको बोलते हैं, ठीक है। थोड़ी साइंस मेरी कमजोर है, तो मुझे मतलब ठीक है, मैं हिस्ट्री का टीचर हूं, तो उससे उसकी तुलना मत करना, मुझे पता है कि क्या करना है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है कि एक बार कोयले के जो अपर रूप है उनको दिमाग में रख लेना है, मतलब जो, ठीक है, हमको पता है कि किसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, किसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में, कार्बन की मात्रा जिनमें ज्यादा पाई जाती है वो खराब कोयला होता है, क्योंकि जलाने पे धुआं निकलेगा ज्यादा बस, ठीक है। अग्नि का उसमें जो उष्मा का मात्रा है वो कम निकलेगी, ठीक है। एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, ऐसे प्रकार है, 4 प्रकार है, ठीक है। उसमें अगर मैं एक हिंट भी दे दूं तो उन अपर रूप, अगर उसको अपर रूप बोलते तो, ठीक है, तो उन अपर रूपों में बेसिकली जो एंथ्रेसाइड, मतलब ABCD के क्रम में उनको आप अरेंज करिएगा, ABCD के क्रम में, ठीक है। जो जिसके नाम, जैसे एंथ्रेसाइड A से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब
वो उसमें वो गुड क्वालिटी का है, जो ए वाला है वो गुड क्वालिटी का है। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे उसकी क्वालिटी गिरती जाती है, मतलब वो नाम के हिसाब से एक्चुअली सौभाग्य से आपके जो क्वालिटी है कोयले की वो अरेंज है, ठीक है, वो अरेंज है, ठीक, ये चीज दिमाग में रखना है। थोड़ी साइंस कमजोर है इसलिए मैं वहां पे एक हिंट दे पाया हूं बस, ठीक है, ध्यान देना है। हरित विकास पे आएंगे। हरित विकास में मैंने आपको एक्चुअली लाइफ पहले ही पढ़ाई है, ठीक है, टूरिज्म लाइफ पढ़ाई है, तो ये सारी चीज तो मैंने पहले ही पढ़ाई हुई है, पहले क्लास में आपको पता ही होगा। युवा शक्ति में अब यहां पे जैसे क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात बोल रहा है, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात कर रहा है। अभी इसका चौथे चरण की स्टार्ट की गई, मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण का स्टार्ट किया गया। आप पीटी में क्वेश्चन यहां से बना सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष लाई गई, किस वर्ष लाई गई, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, याद रखना किस वर्ष लाई गई, ईयर और एम, बस इतना चीज पढ़ना है और कुछ नहीं आपको, सिंपल से याद। तो यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रही है ताकि जो स्वरोजगार को बढ़ावा दे सके। बेसिकली क्यों कर रही है, ताकि हमारे जो युवा हैं वो रोजगार के पीछे ना भागे, वो स्वरोजगार को बढ़ावा दे, वो खुद ही रोजगार लोगों अपने लिए भी तैयार करें, ठीक है, और लोगों के लिए भी, ठीक है। इसी तरीके से स्व युवा शक्ति के ही वजह से क्या है, विश्वकर्मा योजना लेके आए, वो जो, ठीक है, विश्वकर्मा योजना लेके आई गई, ठीक है। क्यों, 18 पारंपरिक जो उद्योग थे या जो पारंपरिक शैलियां थी, बेसिकली हम लोग कह सकते हैं, उनको बढ़ावा देना, उन शैलियों में संलिप्त लोगों की आय के साधन क्रिएट करना, ठीक है, और नए नए जो टूल्स हैं उनको खरीदने के लिए सब्सिडीज दी जा रही हैं, कई सारी बातें उसमें की गई हैं, ठीक, ध्यान देना है। तो ये सारी बात वित्तीय क्षेत्र में देखेंगे। वित्तीय क्षेत्र के लिए बोला कि भाई राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की गई है, केंद्रीय डाटा देना है, संसाधन केंद्र की स्थापना की गई है, कंपनी एक्ट के अंतर्गत। कंपनी एक्ट कब आई थी आप बता सकते हो, कंपनी एक्ट कब आई थी ये बता सकते हो आप लोग, ठीक है, ध्यान देना है। इसके साथ साथ क्या करा है, करा कि आजादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र, याद देना है, आजादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र, ठीक है, ध्यान देना। ये क्या है, तो ये एक नई लघु बचत योजना है, यानी वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम है। ये क्या है, 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष की अवधि के लिए यह एक क्या है, मतलब लघु बचत योजना है, वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम है, ठीक है, जिसको हम लोग महिला सम्मान बचत प्रमाण, जिसकी मतलब, ठीक है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के, मतलब जो भी लाभार्थी रहेंगे बेसिकली, ठीक है। यहां पे आपको बेसिकली कहां से फंसा सकता है, यहां आपको फंसाने का उसके पास एक ऑप्शन है 2 वर्ष की अवधि के लिए, 2 वर्ष की अवधि के लिए। सिंपली भी पूछ सकता है कि महिला सम्मान बचत पत्र जो कि, ठीक है, मार्च 2025 तक के लिए इसकी वैलिडिटी है, ठीक है, 2 वर्ष था, यानी मार्च 2023 में ये सामने आई थी, तो 2 वर्ष की अवधि मतलब मार्च 2025। ये वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम है, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने, अच्छा, जो प्राथमिकताएं थी, प्राथमिकताओं के बारे में हम लोग पिछली क्लास में कर लिया था, ठीक। अब हम लोग, चूंकि मुझे न्यू क्लास थी तो यहाँ पे मुझे पढ़ाना थोड़ा जरूरी था, इसलिए जरूरी था, आप लोग समझ वरना नहीं पाते। बीच में 2-3 स्कीम है जो कि छूट गई है, वो पढ़ाते हैं आपको। देखो अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक स्कीम का निकला है पीएम प्रणाम। मैं कई सारी चीज़ों को आपकी फुल फॉर्म आपको बोला हूँ तैयार करने के लिए, कल की क्लास, मतलब सुबह की क्लास में लगभग 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। मुझे याद है कि आपका जब ये बुक खत्म होगा तो मैं इसका एक, जितने भी फुल फॉर्म योजनाओं की पूछ सकते हैं उनका, या जितने भी टर्म्स का, मैं उनका एक नोट्स बना के आपके पास प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन दिमाग में रखना है, मैं अगर इतना एफर्ट करूँ यार तो काम करना है, और मतलब रिजल्ट लेके आओ, और प्रॉपर, मतलब आप समझो कि एकदम प्रमोट करने पे जाना है, ठीक है भाई। इतनी एफर्ट करके अगर आपको करंट अफेयर कराई जा रही है तो अब रिजल्ट फोड़ो, और आप लोग की भी समर्थन, हम अगर आपका समर्थन करें तो जाहिर बात है हमको भी आपके समर्थन की उतनी जरूरत है, सीधी सी बात निकलती है, ठीक है। अब एक काम करना है, बस इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को सफल कर देना है, ठीक है। इतना कर लीजिए, बाकी काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। आते पीएम प्रणाम की बात करें, तो पीएम का मतलब सिंपल सी बात है भाई, प्रधानमंत्री। प्रणाम की मीनिंग क्या यहां पे लिखी है, ठीक है। अब देखो यहां पे लास्ट में आप देखोगे तो ठीक है, क्या करा है, पी से प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम फॉर, ठीक है, रिस्टोरिंग, नहीं रिस्टोरेशन लिखा है, ठीक है, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस, ठीक है, ये एक पोषण का निकाला, न्यूरिशमेंट, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश आप लोगों को देख लेना, बहुत टफ लिखी है, मतलब मेरे लिए टफ है, बस दिमाग में रखना है, इंग्लिश वाला टर्म्स आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है, इंग्लिश वाला टर्म्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, सॉरी बॉस, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग। यहां पे हिंदी में देख लेता हूं, यहां पे लिखा, मतलब इसका फुल फॉर्म लिखा है कि पृथ्वी माता के पुनरुद्धार के लिए
इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब देखो यहां पे क्या बोला है, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार। ठीक है, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार यानी उनके बेसिकली ये देखो, पुनरुद्धार का मतलब क्या होता है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ गलत हो गया होगा तभी ना उद्धार करना है, फिर से उद्धार करना है। तो होता क्या था, हम लोग नॉर्मली जब एग्रीकल्चर खेती करते थे तो हम लोग रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्या है, आंख मूंद के करते थे। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का हम लोग क्या करते थे, आंख मूंद के प्रयोग करते थे। याद करो आप लोग यहां से जो हरित क्रांति हुई है। ठीक है, हरित क्रांति में बेसिकली क्या था कि नए किस्म के बीजों का भी प्रयोग किया गया जिनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहे, और आंख मूंद के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। ठीक, तो इससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ ही गई, लेकिन अभी उस एरिया के, ठीक है, जहां पे हरित क्रांति सफल हुई है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, मतलब फादर कौन बोले जाते हैं। ठीक है, भारत के लिए और ओवरऑल विश्व के लिए, ध्यान देना दोनों का। भारत की हरित क्रांति के जन्मदाता और विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। तो भाई रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग क्या करें, संतुलित करना है भाई, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जरूरी है। अभी हम लोग एक ही साथ उसको मतलब जैविक उर्वरक से कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों का भी ट्रस्ट इतना नहीं बिल्डअप हुआ है। जैविक उर्वरक हमको पता है कि धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ठीक, और ऑलरेडी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हो ही रहा है जमीन में। तो हम क्या करें, यहाँ पे बोला है कि भाई इसका संतुलित प्रयोग करेंगे, और जो वैकल्पिक उर्वरक तैयार किए गए हैं इसके प्रयोग को बढ़ावा देंगे। आपको वैकल्पिक उर्वरक वाला टर्म समझने का सबसे अच्छा तरीका है नमो दीदी योजना। याद करो आप लोग, नमो दीदी योजना। ठीक है, नमो दीदी योजना दिमाग में रखना है। ठीक है, नमो दीदी योजना क्या था कि भाई हम लोग तरल फर्टिलाइजर्स जो हैं, यानी जो तरल जो उर्वरक है उसका विकास तो हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, उसका विकास हम लोग कर लिए हैं, और जाहिर सी बात है जब हम लोग विकास कर लिए तो नमो दीदी में क्या है, एसडीजी जो एसडीजीज एसएचजीज, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो वुमेन्स हैं, ठीक है, उनमें से हर एक ग्रुप से किसी एक महिला को क्या किया जाएगा कि ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, याद आएगा वो टर्म्स। तो वो क्या है कि भाई जब हम नमो दीदी योजना चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, ताकि ड्रोन एक्चुअली वो एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एरिया में रिफॉर्म तो करती ही करती, इकोनॉमिकली उनको सक्षम तो बनाती है। अल्टरनेट साइड क्या है, एग्रीकल्चर में भी सुधार करिए। ड्रोन्स के माध्यम से जब छिड़काव होगा तो एक तो लोग उससे प्रभावित नहीं होंगे। रासायनिक उर्वरक क्या होता था, कभी उल्टा हो जाता था तो लोगों के नाक पे चला जाता था। ठीक है, तो कितनी बार लोगों की डेथ हो गई है। तो एक तो इनसे उनको बचाता ही बचाता है, दूसरी बात क्या है, समय बचाती है, परिश्रम बचाता है, और संतुलित प्रयोग करती है। लिक्विड बेसिकली जो लिक्विड वाला है, ठीक है, जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं वो नॉर्मल फर्टिलाइजर्स की तुलना में, ठीक है, कम प्रयोग में, कम मतलब मात्रा में ज्यादा एरिया को कवर करते हैं, ध्यान देना है। तो इसके लिए बोला है कि हम उस वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा दें। अब भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं जबरदस्ती आके तो कहेंगे नहीं कि भाई हम आपके खेत में ड्रोन चलाना चाहते हैं। ठीक, ध्यान देना है। तो आप समझ गए पीएम प्रणाम का मतलब क्या था, टाइम लगा बट उम्मीद करेंगे आप लोग समझ गए। अब इसी तरह से नेक्स्ट आपका क्या है, अगला जो आपका है वो है गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम का एक बार आप लोग फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या कह रहा है, गैल्वेनाइजिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन, ध्यान देना है। ये लास्ट में DHAN का मतलब क्या है, धन है। ठीक है, धन है। यानी गोवर्धन स्कीम भी बेसिकली क्या कर रही है, ये भी कहीं ना कहीं ध्यान देना है, नाम में ही है गोवर्धन। ठीक है, तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ठीक है, इसके तहत बोली क्या गई है, कह रहा है कि इस स्कीम के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी यानी वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। क्यों वेस्ट टू वेल्थ, क्यों वेस्ट का मतलब सिंपल सी बात हो गया कि भाई कि अपशिष्ट हो गया, और वेल्थ का मतलब क्या हो गया, धन हो गया। तो भाई जब हम लोग कन्वर्ट करने की बात बोला है, यानी ये कहीं जब आप वेस्ट से वेल्थ की बात करते हैं तो आप चक्रीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, इन संयंत्रों के माध्यम से उद्देश्य होगा चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, आप बोलते कि जैसे गोरखपुर में ही सारा वो संयंत्र लगा हुआ है, यहाँ पे अपशिष्ट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। ठीक है, ध्यान देना है। और कहीं कहीं अपशिष्ट से फर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है, खाद भी बनाए जाते हैं, ध्यान देना है। तो ये दिमाग में रखना है। तो ये क्या है कि इस बेसिकली गोवर्धन स्कीम का उद्देश्य क्या है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। कैसे, तो 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्रों की या वेस्ट टू वेल्थ संयंत्रों की स्थापना करके। ठीक है, ध्यान देना है। कह रहा है कि इन 500 जो संयंत्रों की स्थापना की जा रही है, इसमें 200 क्या रहेंगे, सीबीजी संयंत्र रहेंगे, यानी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र रहेंगे। ठीक है, तो 500 तो स्टेब्लिश किए जा रहे हैं, इनमें से 200 कितने रहेंगे, 200 संयंत्र क्या रहेंगे, वो सीबीजी संयंत्र रहेंगे। ठीक है, 200 कैसे रहेंगे, सीबीजी संयंत्र रहेंगे, कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र रहेंगे। इसमें आई बात समझे, सीबीजी ये रहेंगे।
अगला आपका क्या है, अगली आपकी मिस्ट्री है, अगला मिस्ट्री है। मिस्ट्री देखेंगे, मिस्ट्री का संबंध एक्चुअली क्या है, मैंग्रोव पौधारोपण के लिए। जब आप ISFR रिपोर्ट पढ़ोगे तो मैंग्रोव, ठीक है, आपको देखना कि मैंग्रोव कहाँ पे, मैंग्रोव का ज्यादा आच्छादन है, मैंग्रोव में कितनी एरिया में वृद्धि हो गई, कितनी परसेंटेज वृद्धि दर्ज की गई, ये सब आपको ISFR रिपोर्ट में मिलेगा, जो मैंने बोला है पढ़ने के लिए। देखो तो ये बेसिकली क्या है, मैंग्रोव पौधारोपण के लिए, ठीक है। मिस्ट्री का फुल फॉर्म देखो यहां पे क्या लिखा है, तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल, ठीक है। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर, ठीक है, शोर लाइन, ठीक है, हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ठीक है, ध्यान देना है, तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल, ये मिस्ट्री का फुल फॉर्म है। तो यहां पे आपको मिस्ट्री का फुल फॉर्म, ठीक है, गोवर्धन स्कीम का फुल फॉर्म, PM प्रणाम का फुल फॉर्म, ये दिमाग में रखना चाहिए। और इन तीनों का संबंध फिर से नॉर्मली बता रहा हूं, तो PM प्रणाम का मतलब क्या है कि बेसिकली रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग और वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधित है। गोवर्धन स्कीम का क्या है, इससे 500 नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 200 जो वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र है वो CBG बेस्ड रहेंगे, कंप्रेस्ड बायोगैस की बेस्ड रहेंगे। मिस्ट्री की बात करेंगे तो मिस्ट्री स्कीम आपकी मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय क्षेत्रों में, तो बेसिकली इसका मिस्ट्री का फुल फॉर्म भी बनता है तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ठीक है। ये मिस्ट्री की पहल की बेसिकली हम लोग कह सकते हैं फुल फॉर्म है, ठीक, ये चीज जानना है। अच्छा, यहां से हम लोग अब चीजें खत्म करते करते यहां पे आ गए। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या बोल रहा है। हम लोग कहां पे हैं, 7वीं प्राथमिकता खत्म करके महिला बचत, ठीक है। 45.03 लाख मतलब बजट अनुमान का क्या मतलब होता है, ये तो मैंने पहले बता दिया कि भाई इतने करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान है और इतने ही व्यय की बात बोली गई है, इतनी ही व्यय की बात बोली गई है। अब देखो यहाँ पे एक शॉर्ट्स मुझे यहाँ पे ये बनाना होगा, ध्यान देना। हमने क्या है कि बजट अनुमान हमारा क्या है, बजट अनुमान हमारा 23-24 का कितना है, तो वो 45.03 लाख रुपीज़ है। ये अब मैं एक पाई चार्ट बना रहा हूँ, वो दिमाग में लाख करोड़ रुपए है, ठीक है, लाख करोड़ रुपए इतना है ना, बजट हमारा कितना है, इतना ही है, ठीक। अब एक चार्ट मैं आपको बना रहा हूं, वो चार्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब देखिए चार्ट कहती क्या है, अगर हम लोग भाई इतनी ही प्राप्ति और इतनी ही व्यय का हमारा अनुमान है, तो अगर मैं इधर क्या करता हूं, प्राप्ति का चार्ट बनाता हूं, इधर प्राप्ति का चार्ट बनाता हूं और इधर एक व्यय का चार्ट बनाता हूं। इस चार्ट को केवल आपको देखना है, ठीक है। यहां पे मैं लिखूंगा प्राप्तियां और यहां मैं लिख दूंगा व्यय। अब देखो प्राप्तियों में अगर हम लोग डिसाइड करें कि भाई कि कितनी प्राप्तियां कहां से होने वाली हैं, कि मतलब कितनी राजस्व प्राप्तियां हैं, कितनी ठीक है कैपिटल यानी पूंजीगत प्राप्तियां हैं, तो एक यहां पे बन के आता है टर्म्स आपका, कितनी राजस्व प्राप्तियां हैं, ध्यान देना है, ठीक है, प्राप्तियों में, और कितनी पूंजीगत, कितनी % पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ये पेपर में क्वेश्चन बन के आपकी आ सकता है। जस्ट यही काम हम लोग क्या करेंगे, यही काम हम लोग व्यय वाले में देखेंगे, कितनी राजस्व व्यय है और कितना पूंजीगत व्यय हम लोग ने निर्धारित किया है, ठीक है, ध्यान रहा है। अब इतने का लाख करो, ये चार्ट आपके दिमाग में है, ये चार्ट दिमाग में रखना है। अब देखो यहाँ पे अपनी स्क्रीन देखो पहले ध्यान से, स्क्रीन पे कह रहा है कि कुल प्राप्तियों में से 58.45% हिस्सा किसका है, राजस्व प्राप्तियों का है। जो बचा वाला हिस्सा है वो किसका है, वो पूंजीगत प्राप्तियों का है। तो 58 ध्यान देना है, ये यहाँ पे नोट कर जाना आप लोग, राजस्व प्राप्तियों का कितना है, 58.45% आपकी राजस्व प्राप्तियों का है, और पूंजीगत प्राप्तियों का कितना बचा वाला हिस्सा यानी 41.55% आपका पूंजीगत प्राप्तियों के लिए। ये बात समझ में आ गई प्राप्तियों में। अब लोग व्यय को देखते हैं, व्यय को ध्यान से देखो, व्यय में क्या है, 77.77% जो है आपकी राजस्व व्यय है, और जो बचा वाला आपका हिस्सा वो आपका पूंजीगत खाते का व्यय है, ठीक। तो 77 नॉर्मली देखो यहाँ पे जो फैक्ट्स होते हैं ना, अब देखो कितने प्यारे हैं, फैक्ट्स याद करना कितना आसान है, खासतौर पे व्यय वाला फैक्ट। तो 77.77, इसको भी 77 बोल लो, ठीक है, % आपकी राजस्व व्यय अनुमानित है। जो आपका बचा वाला हिस्सा है यानी 22 और 23 इतना % आपकी पूंजीगत व्यय अनुमानित है, पूंजीगत व्यय अनुमानित है। अब ऊपर वाले इतने पैरे को आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे मैं इसका एरो बना देता हूं, ठीक है मेरे दोस्त भाई, आप लोग दिमाग में रखेंगे ये चार्ट देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इतना बजट हमारा अनुमान है तो इतनी ही मतलब प्राप्ति का अनुमान होगा, इतनी ही मतलब रुपए का या इनकम का प्राप्ति का अनुमान होगा, और इतने के ही व्यय का अनुमान होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। जब इतनी प्राप्ति और इतनी व्यय का अनुमान है तो कितना राजस्व प्राप्तियां, कितनी पूंजीगत प्राप्तियां, ये हम लोग सिंपली तैयार कर लिए, ठीक। अब हम लोग अगले पैरा में आते हैं। अगले पैरा में देखो
ठीक है, अगले पैरे में टैक्स की बात की गई। देखो टैक्स में आप समझना कि 2 स्लैब्स बनाई गई है बेसिकली, ठीक है, बेसिकली इसमें 2 स्लैब्स बनाई गई है। आप चाहिए तो नवीन कर प्रणाली को अपना सकते हैं और आप चाहिए तो जो पुरानी कर प्रणाली थी उसको अपना सकते हैं। देखो इसमें क्या क्या चीज बोली गई है। पहली बात इसमें ये बोले कि जो रिबेट की सीमा है, जो रिबेट की सीमा है नई कर प्रणाली में ध्यान देना है, उसको 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, ठीक है। यानी जो पहले 5 लाख रुपए था और उसको अब कितने करने का प्रावधान है, उसको बढ़ा के 7 लाख रुपए करने का प्रावधान है। 5 लाख को कितना, 7 लाख, 5 लाख को कितना करने का प्रावधान है, 7 लाख का टारगेट है। LKH यानी 7 लाख रुपए करने का टारगेट है, ठीक है। यानी पहले 5 लाख रुपए तक की आय वाले जो व्यक्ति थे उनको किसी भी प्रकार के टैक्स का भुगतान नहीं करना था, ठीक है। और जो पुराने टैक्स स्लैब्स हैं, ध्यान देना है, आप चाहो तो नए वाले को चुन सकते हो और आप चाहो तो पुराने वाले को चुन सकते हो, ध्यान देना है। लेकिन जिसको भी आप चुनोगे उसको फिर मतलब आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा, आप दूसरे वाले पे नहीं जा सकते हो, ठीक। जैसे अब हम लोग देखेंगे टैक्स स्लैब्स को देखेंगे, तो पहले हमारे पास जो नई कर प्रणाली, यानी हम यहाँ पे देखो करा है कि नई कर प्रणाली के अनुसार 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति को कोई कर भुगतान नहीं करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। जो नई कर प्रणाली आपकी आई है वो ये बात बोलती है, इंपॉर्टेंट बात होगी। अब देखना, ठीक है, अभी यहां पे देखो ये वाला बात, ठीक। अब यहां पे देखो कह रहा है कि वर्ष 2020 में 5.5 लाख रुपए से शुरू होकर 6 आयकर स्लैब वाली नई आयकर व्यवस्था शुरू की गई थी, ठीक है। वर्तमान में क्या किया गया है कि स्लैब की संख्या को घटा के 5 स्लैब करें, स्लैबों की संख्या को घटा के 5 करते हुए छूट की सीमा 3 लाख करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना बदलने का प्रस्ताव किया गया है। ये ओल्ड वाला है, ये ओल्ड वाला है, ध्यान देना है, ठीक है। और नए वाले में क्या है, 7 लाख रुपए तक की आपको छूट दी गई है। तो इन दोनों में आप किसी का भी चयन करते हो, जैसे ध्यान देना 3 लाख रुपए तक ओल्ड वाले में क्या है, 5 स्लैब्स बना गया है। पहला स्लैब्स बना गया 3,000 रुपए तक, सॉरी 3 लाख रुपए तक। दूसरा क्या, 3 लाख से 6 लाख है। तीसरा 6 से 9 लाख है। अगला 9 लाख 1 रुपए से 12 लाख रुपए तक है। अगला 12 लाख से 15 लाख है। 15 ये 12 ही लाख है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, 12 लाख से 15 लाख है। और उसके बाद से 15 लाख से अधिक है। यानी पुरानी जो स्लैब्स थे उसके अनुसार से 15 लाख से अधिक कमाने वाले के ऊपर टैक्स स्लैब कितना लगता था, 30% का, ध्यान देना है, 30% का लगता था, ठीक। तो आप दोनों में से किसी का भी, आप चाहो तो ये नई वाली कर व्यवस्था को चयन कर सकते हो, आप चाहो तो ओल्ड वाले का कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना, एक बार आपने चयन कर लिया फिर आप बाहर मतलब उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये सिंपल सा रूल, ठीक है। अच्छा, स्लैब्स की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान देना 1 2 3 4 5, कुल 5 ध्यान देना है। और स्लैब्स की संख्या कितनी है, स्लैब्स की संख्या आपकी 5 है, यहाँ पे लिखा भी है, स्लैब्स की संख्या को 5 कर दिया गया है। कितने लाख तक की छूट है, तो पुराने वाले में आपकी 3 लाख रुपए तक की छूट है, ठीक। ये बात होगी आपकी, ये बात होगी। अब हम लोग इसके बाद से यहां पे आते हैं, इस वाली लाइन को देखते हैं। ये वाली लाइन क्या कह रही है, ध्यान देना है, ठीक है। ये वाली लाइन में एक स्टेटमेंट लिखा गया है, कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ध्यान देना है, कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जितना भी बजट पढ़ा है, लास्ट टाइम 4 क्वेश्चन आया था, लेकिन यहां से भी एक भी क्वेश्चन बन के नहीं आया था। तो यानी अब इन्हीं एरियाज पे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा हैं, ध्यान देना इस बात को। तो कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इसको देखते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए बेसिकली राज्यों में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की बात को ली है। तो जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो डिमांड है, जो कौशल की डिमांड है, वो क्योंकि टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं तो वहाँ की परिस्थितियाँ भी बदल रही हैं, तो वहाँ की मांग बदल रही है। तो हमको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं कि इनको उन जो युवा बाहर जाते हैं काम करने, उनके अनुसार, वहाँ के काम के अनुसार इनको स्किल पहले दे दो, युवाओं को कौशल प्रदान कर दो। तो इसके लिए क्या है, कुल कितने टोटल, ये डायरेक्टली फैक्चुअली क्वेश्चन बन के सकता है, कुल 30, ठीक है, ध्यान देना, कुल 30 संख्या में कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की बात बोली गई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है आपके पेपर में, मेरा मानना है कि यहां से क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आ सकता है। अब देखो, जो पिछली बार क्वेश्चन बन गया था उनमें से एक क्वेश्चन यहीं से बन गया था, ये ध्यान है, ठीक है। और हाँ, ये 3 स्टेटमेंट एक साथ, मतलब मुझे याद है यही 3 स्टेटमेंट दिया था, और इन्हीं 3 स्टेटमेंटों से पहला क्वेश्चन आपकी यूपीपीएससी ने बनाया था आपका बजट का, कि बजट केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मुझे याद है ये पूछा था कौन सा सही है, आप लोग पीवाईक्यू पलट के देख लेना, ठीक। अब देखो, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 23-24 में राज्यों को जो जीएसडीपी के 3% तक की राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। कितने,
3%। अभी राजकोषीय घाटा क्या होता है, बजट घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, ठीक है, ये राजस्व घाटा क्या होता है, ये सब मैं समझा दूंगा, ठीक है, जब बजट ये खत्म करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, फैक्ट क्या लिखा है कि भाई 23-24 में राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। अब ये अगला स्टेटमेंट उसमें नहीं लिखा था, अगला स्टेटमेंट पिछली बार के क्वेश्चन में जिसका 0.5% वाला नहीं लिखा हुआ था, ध्यान देना है। इस बार डायरेक्टली हो सकता है कि क्वेश्चन बना के पूछ दे यही कि भाई जीएसडीपी के कितने परसेंट की, ध्यान देना है कि जीएसडीपी के, राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति है, तो ध्यान देना 3.5%, बजट के अनुसार कितना, 3.5% की। आई बात, अब चूंकि इलेक्ट्रिक्स क्षेत्र में कई सारी सब्सिडीज दी जाती हैं, तो इसमें भी इन मतलब इस राजकोषीय घाटे में कह रहा है कि 0.5% जो है विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। तो ये इस बार मुझे लगता है अगर यहीं से दोबारा क्वेश्चन बना देगा तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट जो 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार वाला है, यहां से उठा के दे सकता है, ठीक है, कि इसका कितना परसेंट हिस्सा विद्युत क्षेत्र में जो सुधार से जोड़ा जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्टली दे सकता है। अगला आप उसी में देखोगे लिखा हुआ है, ये ईयर ही अलग लिख दिया था, ठीक है, कि मतलब इसमें लिखा था कि वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% तक नीचे रखने का लक्ष्य है। 25-26 तक राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत से नीचे रखने का लक्ष्य है, 4.5%, कितना, 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य है बजट का अपने, ठीक। और यही लक्ष्य क्या था, ये ईयर बदल दिया था। तो 25-26 तक आप लोग को ये भी याद रखना है कि 25-26 तक क्या है, राजकोषीय घाटे को कितना करने का है, जानना है। अभी हम लोग राजकोषीय घाटा देख रहे हैं, तो 2025-26 तक इसको 4.5% से नीचे, यानी 4.5% से कम लाना, कम करना बेसिकली राजकोषीय घाटे को, इतना लक्ष्य हमारा, इतना हमारा लक्ष्य है, ठीक है। राज्यों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण की बात बोली गई है, राज्यों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण की बात बोली गई है। यही स्टेटमेंट बना के आपके पीवाईक्यू में आया था, अगर आपके पास पीवाईक्यू होगा 2023 का देख लेना, ठीक है। फिर एक बार यहीं से अब हो सकता है सिंपली क्वेश्चन उठा दे कि राज्यों को कितने बजट, केंद्रीय बजट 2023-24 में राज्यों को कितने वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण की बात की गई है, तो 50 वर्ष के लिए। पहली बात तो यही फैक्ट, उनके क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन में तैयार करो, ठीक है। दूसरी बात कि 2025-26 तक वार्षिक राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत के नीचे लाने का लक्ष्य है, तो 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य है। कब तक, वर्ष 2025-26 तक। जीएसडीपी कितना, जीएसडीपी कितने परसेंट तक करने की अनुमति है राजकोषीय घाटा, मतलब, ठीक है, तो 3.5%। ये फैक्ट दिमाग में घूमना चाहिए, ठीक है, ये फैक्ट दिमाग में आपके घूमना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन बनाया था आयोग के द्वारा, वो जो अगली लाइन लिखी गई है वहां से बनाई थी, सेकंड नंबर क्वेश्चन आयोग के द्वारा 2023 की यूपीपीएससी की मैं बात बनाऊं, कह रहा है कि 2023-24 में सर्वाधिक व्यय वाली प्रमुख मदें, याद है आपको, यही क्वेश्चन बन गया था, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं यही क्वेश्चन बन के आया था कि सर्वाधिक व्यय वाली प्रमुख मदें निम्न हैं, किसमें किसका हिस्सा, मतलब उन प्रमुख मदों में, आइटम्स में क्या हिस्सा है। तो देखो इसमें क्या है, मैं अलग अलग हाइलाइटर की कलर का यूज करूंगा, तो उसमें जो राज्यों का हिस्सा है, यहां पे ध्यान देना है, सॉरी, जो ब्याज भुगतान का हिस्सा है वो सर्वाधिक था, कितना, 20%। ब्याज भुगतान का हिस्सा कितना था, 20%, ध्यान देना है 20%। ये मुझे यहां से लगता है कॉपी कर लेना चाहिए, एक सेकेंड, चलिए ऐसे कर देता हूं, प्रतिशत को हमेशा इससे कर दूंगा और बाकी वो कर दूंगा, हाँ ठीक। इस पे गया, अगली देखिए, ब्याज भुगतान का हिस्सा कितना है, 20%। अगला क्या है कि करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा सर्वाधिक व्यय वाला, ठीक है। तो सर्वाधिक व्यय वाली जो दूसरी प्रमुख मद है वो है करों और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा है वो कितना परसेंट है, वो आपका है 18%। वो कितना परसेंट है, 18%। इस बार हो सकता हो सर्वाधिक व्यय वाली मदों को लिख दे कि इनको अरेंज करो, बढ़ते से घटने में, बढ़ते से घटने में, या घटते से बढ़ते में, अनावासन में। अब देखो अगला, तीसरी क्या है, तीसरी हमको पता है जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अच्छा देखो, केंद्र क्षेत्र की और केंद्र प्रायोजित योजना के बारे में बताया, ठीक है, पहले बता चुका है। किसी को अगर लगता हो कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना में, केंद्र क्षेत्र की नॉर्मली योजना का मतलब होता है जिसमें बेसिकली सेंटर की कंट्रीब्यूशन 100% रहती है, या ठीक है हम लोग कह सकते हैं कि हाँ 100% के अराउंड रहती है, ठीक है। प्रायोजित में बेसिकली क्या रहता है कि सेंट्रल स्टेट की एक हिस्सेदारी चलती है, मतलब 40-50, मतलब 50-50, 60-40 या 70-30 ऐसे चलती है, ठीक। केंद्र प्रायोजित वो योजना हो जाती है। अब देखो, तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए, ठीक है,
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए कितने परसेंट है? तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए जो व्यय है वो 17% डिसाइडेड है, 17%। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कम होगा, तो वो है आपका 9%। केंद्र प्रायोजित योजना के लिए कितना है? 9% है। केंद्र प्रायोजित योजना के लिए 9% है। अब आगे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, देखना है ये बेसिकली सब्सिडी वाला पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है, आता रहता है, ठीक है। तो रक्षा व्यय दिमाग में रखना है कि रक्षा व्यय का कंट्रीब्यूशन उसमें 8% है और सब्सिडी का 7% है। ये आप लोग बेसिकली याद रखना कि सर्वाधिक व्यय वाली अगर मदों में देखा जाए तो मतलब सर्वाधिक व्यय में मतलब बेसिकली व्यय की प्रमुख मदों में हो सकता है कि लास्ट वाले से दे दे। तो रक्षा व्यय में 8% है, सब्सिडी में 7% है, पेंशन में 4% है, ठीक। ये अगर ऊपर से देगा ये, ठीक। तो यहां पे मतलब मेरे कहने में है क्वेश्चन ऑलरेडी भले बन के आ गया है, आपको अभी तक आया था, ठीक है, और परसेंटेज डायरेक्टली दिया था। इस बार हो सकता है कि अरेंज करने के लिए दे दे। तो दिमाग में रखना है कि बड़े से मद से छोटे मद में मतलब कंट्रीब्यूशन में, हिस्सेदारी में, और छोटे से बड़े इस फॉर्म में तैयार कर लेना है। या और दिमाग लगा सकता है तो नीचे से 4 उठा लेगा, पेंशन उठा लेगा, सब्सिडी उठा लेगा, रक्षा व्यय उठा लेगा और वित्त आयोग और अन्य अंतरण उठा लेगा, ठीक है। तो वित्त आयोग और अन्य अंतरण क्या है? 9%। उससे एक कम करोगे तो रक्षा व्यय आ जाएगा, उससे एक कम करोगे तो सब्सिडी आ जाएगा, ठीक। मैं यहां पे जानबूझ के टाइम दे रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बन के आने की संभावनाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। पेपर मैक्सिमम चांस से तैयार आपका हो चुका होगा, ठीक है, पेपर मैक्सिमम चांस से तैयार हो चुका होगा। तो जो पेपर, क्योंकि भाई 17 यूपी पीसीएस की मैं बात करूं तो 17 मार्च को एग्जाम है, ठीक है, 2 महीने के टाइम बचे हैं, तो मैक्सिमम चांस है कि आपके पेपर्स बन चुके होंगे, ठीक है, मैक्सिमम चांस है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखनी है। अच्छा, अब मैंने जो व्यय का तो मैंने बता दिया, अब उसी तरीके से सरकार को रिसिप्ट कहां से हो रही है, प्राप्तियों की बात कर लो कि भाई कहां से सर्वाधिक प्राप्तियां हो रही हैं। ये अगर इसकी हम लोग यहीं पे बात कर लें कि किस एरिया से सर्वाधिक प्राप्तियां हो रही हैं, इसको मान लो कलर में चेंज कर देता हूं ताकि उससे वाले अधिक अलग हो जाए, इस कलर का कर देता हूं, चलो ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। प्राप्तियों में तो जैसे व्यय भुगतान में ब्याज भुगतान जो थी वो सर्वाधिक मतलब व्यय वाली मद थी। फिर करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा की बारी थी, फिर केंद्रीय क्षेत्र और फिर केंद्र प्रायोजित योजना की बारी थी। उसी तरीके से अगर हम लोग प्राप्तियों में देखेंगे तो प्राप्तियों में उधार एवं देयताएं जो हैं उनका हिस्सा सर्वाधिक है, कितना है? 34% उनका हिस्सा सर्वाधिक है और उनका हिस्सा कितना है? 34% उनका हिस्सा है, 34% उनका हिस्सा है, 34%, ठीक, 34% इनका हिस्सा है, कंट्रीब्यूशन है। आई बात समझे? तो उधार एवं अन्य देयताओं की 34% हिस्सा है। अगर हम वस्तु एवं सेवा कर की बात करें कितना है? तो 70%, ठीक है, 70% कितना है? जीएसटी का। निगम कर की बात करें कितना है? 15%, ठीक है। आय कर की बात करें कितना है? 15%। केंद्रीय उत्पाद शुल्क कितना है? 7%, ठीक है, और सीमा शुल्क कितना है? 4%। अब यहां पर ध्यान देना है, यहां पर ध्यान देना है कि अगर हम लोग ये पूछ लें कि शीर्ष 3, यहां पे अगर मैं लिख दूं शीर्ष 3, ठीक है, और प्राप्तियां या बेसिकली कर राजस्व या कर प्राप्तियां हम लोग जो भी कर लें, ठीक है, प्राप्तियां ऐसे लिख देते हैं, प्राप्तियां, ठीक है, ऐसे। तो हमको पता है अगर उसमें भी हम लोग उधार एवं अन्य देयताओं को हटा दें, हालांकि देखना, चलो लिख ही लो उधार एवं अन्य देयताओं को, एक सेकेंड, ठीक है। बैटरी मैंने ध्यान नहीं दिया है कि मोबाइल वो मैं चार्जिंग लगाना थोड़ा भूल गया हूं, तो मुझे चार्ज लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वीडियो थोड़ा पॉज करूंगा और चार्ज लगा के आऊंगा, ठीक है। मुझे 3 प्राप्तियां बताना है, ये हेडिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि मैं आऊं तो मुझे याद रहे कि मुझे यहाँ से पढ़ाना है, ठीक है। तो ये है आपका उधार एवं अन्य देयताएं, उधार एवं अन्य देयताएं, ठीक, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, फिर अगली आपकी बारी है निगम कर, ठीक है। निगम कर का कितना है? 15%। ये वाला आपका कितना है? 17%। और ये आपका कितना है? 17 दूना 34, जीएसटी का जस्ट डबल 34, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना है, याद करने का तरीका ये मतलब जीएसटी का उधार एवं अन्य देयताओं की कंट्रीब्यूशन कितनी है? दोगुनी है, 17 दूना 34, ठीक।
अच्छा, ये सारी चीज़ हो गई। अब यहाँ पे सब्सिडीज़ की बात वाला देखो, अगर हम प्राप्तियों यहाँ पे देखोगे, बेसिकली व्यय वाले मैंने आपको बोला था कि व्यय वाले मैंने आपको सब्सिडी का योगदान कितना बोला था, 7%। देखो कभी भी ऐसा नहीं कि जो लाइन लिखी वो लाइन ही आएगा, बहुत सोच समझ के तैयारी करनी होती है, ठीक है। कि व्यय मदों में देखोगे तो सब्सिडी पे कितने परसेंट का जो व्यय है वो 7% व्यय का है, ठीक है। अब देखो 7% व्यय का अनुमान है, यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखो बजट अनुमान में और संशोधित अनुमान में एक बात बोली गई है कि संशोधित अनुमान 2022-23 में, ठीक है, और बजट अनुमान 23-24 के बीच में कितने परसेंट का अंतर है, तो 28.29% का अंतर, यानी बेसिकली कमी है, ठीक है। संशोधित अनुमान से बजट अनुमान 23-24 में 28.29% की कमी है। 29 मतलब दोनों। अच्छा 28-29 में बोलता तो मुझे, अच्छा एक चीज मैं बजट में आपको अच्छी बात बताऊं, आप जहां पे परसेंटेज याद करना पे बहुत आसान होता है। देखो यहाँ पे 28-29 लिखा है, आपको कभी भी देखना मैक्सिमम केस में 43 और 44 लिखा है। अब बोलोगे सर ये कैसे याद करना आसान है, मैक्सिमम केस में आपको चीजें याद, और यही वाला देता भी जो आसान परसेंटेज होता है, अगर कभी परसेंटेज दे भी देता है तो आसानी वाला देता है, मैं वो चीज याद करा दूंगा, आप लोग दिमाग रखना। तो सब्सिडी व्यय कितना है, 7%, टोटल का 7% सब्सिडी व्यय है। संशोधित अनुमान से और बजट अनुमान के बीच में इसमें बेसिकली कुल सब्सिडी में अंतर कितना है, तो 28-29% यानी 28.29% का अंतर है। अब जो टोटल सब्सिडीज यहाँ पे बजट अनुमान में लिखा हुआ ना कि लगभग 4,03,083.63 करोड़ रुपए, मतलब इतनी बजट अनुमान में लिखा कि भाई इतनी सब्सिडीज दी जाएंगी। सब्सिडी हमको पता है कि फर्टिलाइजर एरिया में गैस सब्सिडी, मतलब बहुत जगहों पे मिलती है। लास्ट टाइम 2021 या 20 में आप देखोगे कि सब्सिडी, प्रत्यक्ष सब्सिडी और अप्रत्यक्ष सब्सिडी, वो WTO वाले पे क्वेश्चन भी बना के दिया हुआ था, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है कि जो हमारी मैक्स सब्सिडी, अब देखो क्यों गवर्नमेंट अल्टरनेटिव या क्यों हम लोग फर्टिलाइजर पे ना वर्क कर रहे हैं, क्योंकि 92.40 सब्सिडी केवल खाद्य एवं उर्वरक पर जाती है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स हमको समझ सकते हैं हम लोग कितने ज्यादा उर्वरक का प्रयोग करते हैं, मतलब कितनी ज्यादा सब्सिडीज देते हैं, ठीक है। तो आपको वो रियायती दर पे सब्सिडी मिल रही है, तो कितना 92.40% हमारी हमारी जो सब्सिडी वो कहां जाती है, वो अकेले आपकी जाती है खाद्य एवं उर्वरक पे, ठीक है, खाद्य एवं उर्वरक पे। अच्छा इसमें अब बात होती है कि कितनी खाद्य का कितना हिस्सा है, तो खाद्य सब्सिडी पे आपकी 48.96, 48 दूना 96। याद करने का तरीका देखो, जो आपकी 92.40% सब्सिडी है सॉरी, वो आपकी जाती है खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी पे, ठीक है, खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी पे। खाद्य में कितना जाता है, तो याद करने का तरीका है 48 दूना 96%, 48.96%। कहां पे, आपकी खाद्य में, यानी फूड सब्सिडी पे जाती है बेसिकली, ठीक है, ये दिमाग रखना है। खाद्य सब्सिडी जाती है, बगल में लिखा है तो दोबारा लिखने कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्यों टाइम ही खत्म करें। अच्छा उर्वरक पे, तो उर्वरक पे भाई आपको पता है कि टोटल कितना है, 92.40, ये तो याद रखना ही है 92.40। तो बचा हिस्सा आपका उर्वरक का है 43.44, 43-44, 48 दूना 96, 43-44 यहाँ पे है, ठीक। तो याद करने का तरीका, मतलब देखो परसेंटेज याद करना नॉर्मली ना बहुत आसान होता है यहाँ पे, मतलब बजट वाला परसेंटेज बताओ सबसे आसान होता है परसेंटेज याद करना, ठीक है, क्लिक करना दिमाग में। अब ये आपका खत्म हो गया, तो ये जो आपका यही दोनों आप जोड़ोगे जब 42, 48.96 और 43.44, तो आपका आ जाएगा 92.40। तो यही यहाँ पे लिखा है कि खाद्य एवं उर्वरक पर इतना परसेंट आपकी मतलब इन्वेस्ट की जाती है या सब्सिडी दी जाती है। अच्छा जो बचा आपका हिस्सा है 100 में से आप 92.40 घटाओगे तो 7.60% बच रहा है, ठीक है, 7.60%। वो आपका कहां जाता है, वो आपकी ब्याज सब्सिडी पे जाती है, जानना है, जो आप लोग, ठीक है, बैंक से जो रियायती ब्याज वगैरह मिल जाती है, ठीक है, ब्याज सब्सिडी पे जाती है। और एलपीजी सब्सिडी, जो एलपीजी सब्सिडी पे कितना, तो 0.56, 56 इंच का सीना, ठीक है, 0.56%, ठीक है। अब आप सोचो ना कि आपसे पूरे सब्सिडी का कंट्रीब्यूशन पूछ ले कि भाई कि सब्सिडी का एरिया, खाद्य सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी, इसको अरेंज करो, ठीक है, कितना व्यय है, तो टोटल का 7% व्यय है किस पे, सब्सिडी पे। सब्सिडी के अंदर का कंट्रीब्यूशन ब्याज सब्सिडी पे 48 दूना 96, पहला 43-44 दूसरा, ठीक है, 56 इंच का सीना 0.56, पेट्रोलियम, तीनों को सम करके 100 से माइनस कर दो तो 6.84 आपका ब्याज सब्सिडी। आई बात में, सब्सिडी अब तो कभी नहीं भूलेगा। ओवरऑल कितना परसेंट ब्याज है इसमें सब्सिडी पे, 7% ब्याज है, कितना 7% ब्याज है। अब यहां से भाई भूल जाएगा तो तुम्हारा घाटा है, तुम्हारी बात है। अब यहां पे देखो, यहां से देखो,
अब यहाँ पे बेसिकली बजट अनुमान और संशोधित अनुमान में नॉर्मली बात है, ठीक है। यहाँ पे बोला कि 23-24 बजट में हमारा टारगेट है कि हम लोग राजस्व घाटा को कितना लाने चाह रहे हैं, 2.9%। राजकोषीय घाटा कितना लाने का हमारा लक्ष्य है, 5.9%। प्राथमिक घाटा हमारा कितना लाने का लक्ष्य है, 2.3%। और प्रभावी राजस्व घाटा हमारा लाने का कितना लक्ष्य है, 1.7%। ये हमारा लक्ष्य है। अब मैं यहीं पे क्या करूँगा, आपको यहीं पे नीचे, ठीक है, नीचे आपको बता दूंगा, समझा दूंगा राजस्व घाटा, ठीक है, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और प्रभावी घाटा। मुझे लग रहा है अराउंड 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट का टाइम लगेगा, अराउंड 10 मिनट का टाइम लगेगा। चारों टॉपिक्स में आपको समझा दूंगा। कॉपी, एक सेकेंड, डिलीट। इसको समझा देता हूं आपको। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, फिर कभी भूलेगा नहीं। हालांकि रमन सर ने आपको प्री टाइम बैच में बताया होगा, ठीक है, प्री टाइम बैच हमारा प्री का क्रैश कोर्स है, बट ठीक है, मैं एक बार इसको अपने स्तर पे, खैर मेरी इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है, बट जो मेरी समझ है मैं उस समझ के हिसाब से प्री का क्वेश्चन सबसे सही करवा देता हूँ। और ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा मानना यहाँ से आ ही रहा है, ठीक है, तैयार रहेंगे। समझाओ फिर। अच्छा, इसमें एक हम लोग ये कर लेते हैं, ये ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसको समझाने के लिए आपको सबसे पहले मैं बजट घाटा बनाता हूँ, ठीक है, इधर से स्टार्ट करता हूँ। बजट घाटा, अच्छा, घाटा हमेशा कब दिखाता है भाई, आपकी इनकम से आपका खर्च ज्यादा हो, ठीक है। तो यानी क्या हो, अगर कुल प्राप्तियां, ठीक है, कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच में जो अंतर होता है, बेसिकली यानी कुल प्राप्तियों और कुल व्यय की जो अधिकता होती है, समझे मेरी बात, मतलब कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की जो अधिकता होती है, घाटा हमेशा व्यय को दिखाता है भाई कि ठीक है, व्यय हमारा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो बजट घाटा क्या हो गया, कुल प्राप्तियों पर, चाहे किसी भी सोर्स से प्राप्ति हो रही है, ठीक है, कुल प्राप्तियों पर, ठीक है, कुल प्राप्तियों पर मतलब सिंपल सी बात क्या है, इसमें ब्याज अदायगी भी शामिल की गई है, ध्यान देना है, इसमें ब्याज अदायगी शामिल की गई है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है ऑलरेडी। तो कुल प्राप्तियों पर कुल, ठीक है, व्यय की अधिकता या कुल व्यय अधिकता, व्यय की अधिकता, सिंपल बात, ये आपका हो गया बजट घाटा, ये आपका हो गया बजट घाटा, ठीक है। यानी कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की जो अधिकता है, ये आपका हो गया बजट घाटा। अब क्या है कि अब इसमें से ध्यान देना है, इसमें से अगर हम लोग घटा दें, क्या उधार घटा दें, माइनस उधार कर दें, यानी प्राप्तियों, अब ध्यान देना है, ठीक है, प्राप्तियों में से अगर हम लोग उधार को घटा दें, जो उधार से हमको प्राप्तियां मिल रही हैं, अगर हम लोग उसको माइनस कर दें प्राप्तियों में से, तो हमारा एग्जैक्ट निकल के आता है, वो है राजकोषीय घाटा, वो आपका है राजकोषीय घाटा। समझना बात को, ठीक है। बजट घाटा क्या है, कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता, ठीक, घाटा का मतलब यह अधिकता से संबंधित। लेकिन अगर हम लोग इसी प्राप्तियों में के सोर्स में से अगर हम लोग उधार को घटा देते हैं, ठीक है, तो जो कुल प्राप्तियां होती हैं और उसके बावजूद जो हम लोग व्यय करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं राजकोषीय घाटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा। यानी राजकोषीय घाटा में देना है, उधार को शामिल नहीं किया जाता है। सिंपली अगर हम लोग समझे, यहां पे लिख लें कि अर्थात इसमें उधार शामिल नहीं होता है, उधार शामिल नहीं होता है, शामिल नहीं किया जाता है, उधार शामिल नहीं किया जाता। आए बात समझ में, ये आपका हो गया राजकोषीय घाटा, ठीक। अब हम लोग कुछ ज्यादा नहीं करें, केवल क्या कर दें, बजट घाटा, यानी बजट घाटा में से अगर हम लोग प्राप्तियों में से उधार माइनस करते हैं तो राजकोषीय घाटा मिल जाता है। अब अगर राजकोषीय घाटे में से, ध्यान देना है, अब अगर हम लोग क्या करें, राजकोषीय घाटे में से क्या माइनस कर दें, अगर अब हम लोग राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान माइनस करते हैं, यानी हमको हमारी जो प्राप्तियां और हमको जो रुपए मिल रहे हैं, उसमें ब्याज से जो हमको रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग माइनस कर दें, यानी माइनस ब्याज भुगतान कर दें, ब्याज नहीं, ब्याज भुगतान कर दें, माइनस ब्याज भुगतान कर दें। तो जब माइनस ब्याज भुगतान कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्राथमिक घाटा मिल जाएगा,
तो हमको प्राथमिक घाटा मिल जाएगा। अब समझ में, फिर हमको प्राथमिक घाटे की प्राप्ति होती है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। अब समझ में, फिर हमको प्राथमिक घाटे की प्राप्ति होती है। ये चीज समझिएगा आप लोग। यानी क्या है, अगर हम लोग बोले कि राजकोष, अब यहां से समझना कि बजट घाटे से प्राथमिक घाटे के बीच में क्या अंतर होता है। तो बजट घाटे की कुल प्राप्तियों में हम लोग उधार और ब्याज भुगतान दोनों को शामिल करते हैं, जबकि प्राथमिक घाटे में ध्यान देना है न उधार शामिल होता है न ब्याज भुगतान शामिल होता है, क्योंकि जब हम लोग राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान माइनस करते हैं तो प्राथमिक घाटा मिलता है। अर्थात राजकोषीय घाटे की राशि में से ब्याज अदायगियों की कुल व्यय भार घटाने से हमको प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। तो यानी जब हम लोग उधार भी निकाल दें और प्लस ब्याज भुगतान भी निकाल दें बजट घाटे से, तो प्राथमिक घाटा मिलता है। तो क्लियर बात, बजट घाटे से तुलना करके अगर प्राथमिक घाटे की बात करेगा तो उधार और ब्याज भुगतान दोनों माइनस होगा। राजकोषीय घाटे से बात करेगा तो केवल ब्याज भुगतान माइनस किया जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो यानी ये तीन चीज समझ में आ गया, तो आपको बजट घाटा समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है, ध्यान देना है। फिर आपको बजट घाटा समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। आपको राजकोषीय घाटा समझ में आ गया क्या होता है, प्राथमिक घाटा आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब देखो यहां से, ठीक है, यहां से हम लोग समझेंगे। अब देखो अच्छा, यहां से एक टर्म, अच्छा एक और बच गया ना, राजस्व घाटा बच गया। देखिए राजस्व घाटा तो सिंपल ही है। राजस्व का मतलब क्या है कि भाई जो हमारी राजस्व प्राप्तियां हो रही है और जो हमारा राजस्व व्यय हो रहा है, ठीक है। तो बजट घाटा जैसे क्या होता है कि कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय क्या दिखता है, उसी तरह राजस्व घाटा क्या है, कुल राजस्व प्राप्तियों पे, ठीक है, जो व्यय है, जो राजस्व व्यय है उसकी अधिकता को दर्शाती है। तो सिंपल है, राजस्व घाटा बहुत सिंपल है। यहाँ पे राजस्व घाटा अगर लिख ही दे आप लोग के हिसाब से, राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा क्या है कि कुल राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता, ठीक है, राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता, व्यय की अधिकता। आए बात समझ में, राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता, ये आपका हो गया राजस्व घाटा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। आए बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। अच्छा, हम लोग अब यहां पे देखेंगे कि भाई 2023-24 के बजट अनुमान में हमारा क्या है कि हम कितना राजस्व घाटा लाना चाह रहे हैं। तो राजस्व घाटे को हम लोग 2.9%, कितना लाना चाह रहे हैं, 2.9%। बजट अनुमान के हिसाब से कितना, 2.9% लाने की हमारी इच्छा है। राजकोषीय घाटा कितने लाने की इच्छा है, तो 5.9%। समझना मेरी बात, यहीं पे सिंपली बता रहा हूं, 5.9%। प्राथमिक घाटा हमारा लाना कितना उद्देश्य है, तो 2.3%। यही सामने सामने आपको खत्म कर दिया, यही सामने सामने खत्म कर दिया। ये दो जो घाटा हम लोग ले रहे हैं कहां से, तो ये हमारा है 2023-24 का जो बजट अनुमान के हिसाब से ये हमारा लाने का उद्देश्य है। ठीक, ये वीडियो अब तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां तक चीजें आपकी समझ होगी। अच्छा चलो, एक प्रभावी राजस्व घाटा, आप क्या करो, एक प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक है, राजस्व घाटा तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्रभावी राजस्व घाटा ये आप लोग, हालांकि ठीक है आप लोग समझ गए, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी खत्म हो गई। तो ये अगर मैं यहां से डिलीट भी कर दूं तो कोई मतलब नहीं है इसका, इसको डिलीट कर देता हूं। ये आप लोग को चीजें समझ में आ गई, ठीक है। लाओ राजस्व घाटा, इसको मैं यहां से कॉपी करूं, ठीक है, इसको यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ये चीज यहां पे लिख देता हूं। चलिए, ये सारी चीजें हो गई, ठीक, ये सारी चीजें हो गई। अब यहां पे देखो बेसिकली ये बता रहा है, यहां पे मतलब राजस्व प्राप्तियों की बात कर रहा है, कह रहा है कि जो टोटल जो बजट अनुमान 2023-24 का है उसमें अगर हम लोग सकल कर, यानी सकल कर का मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर टैक्स की बात करें, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू जो हमको मिलने वाला है, कितना राजस्व मिलने वाला है, 33.61 लाख करोड़ रुपए मिलने वाला है। कितना, 33.61 लाख करोड़ रुपए की हमको प्राप्ति होने वाली है। अब इस 33.61 लाख करोड़ रुपए में से, ध्यान देना है, 33.6 लाख करोड़ रुपए में से अब बोलना कि सर 33 और 61 याद करेंगे, तो मेरा मानना ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये फैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये कह सकता है, बजट अनुमान 23-24 के अनुसार सकल कर राजस्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1,
प्रत्यक्ष कर जाहिर सी बात है कि इसकी भूमिका ज़्यादा रहेगी। तो डायरेक्ट टैक्स कितना परसेंट, मतलब इस 33.6 1 लाख करोड़ रुपए में डायरेक्ट टैक्स से कितना है, तो वो है 54.25%, 54.25, 54.25%। तो भाई बाकी 100 से माइनस कर दोगे तो वो इनडायरेक्ट टैक्स से निकल गया, इनडायरेक्ट टैक्स से निकल गया, ठीक है। अब अगर हम लोग जीडीपी के हिसाब से देखें कि भैया कि जो सकल कर राजस्व का ये बजट है, ये मतलब ये जो रुपया आप दिख रहे हैं 33.6 करोड़ रुपए जीडीपी के हिसाब से, ठीक है, जीडीपी मैंने पढ़ा दिया है 11.1% है। जीडीपी के हिसाब से कितना है, 11.1% है ये सकल कर राजस्व आपका, ठीक है। जीडीपी का कितना परसेंट है, 11.1% है। और इस 11.1% के हिसाब में देखेंगे तो 6% के हिसाब का अकेले डायरेक्ट टैक्स का है, ठीक है। अब ये आप लोग ऊपर के चार्ट समझ गए। अब इसमें क्या रहा है कि ठीक है, कर राजस्व में मैं बात कर रहा हूं तो कह रहा है कि सर्वाधिक में आपका वस्तु एवं सेवा कर से मिल रहा है, वस्तु एवं सेवा कर से, फिर निगम कर, फिर आपकी बारी कर किसकी कर रहा है, आयकर से, जो कर राजस्व हो रहा है। शीर्ष 3 कर राजस्व आपके यहाँ पे कर रहा है, वस्तु एवं सेवा कर, फिर निगम कर की बात कर रहा है, फिर आपके आयकर की बात कर रहा है, ठीक है, फिर आपके आयकर की बात कर रहा है। ये चीज आपकी खत्म हो गई। ठीक है, यहां पे देखो लिखा भी है प्राप्तियों में, ठीक है, उधार एवं अनियमितता 34% है, वस्तु एवं सेवा कर 17% है, निगम कर 15% है, आयकर में आप चाहो तो इसी में आयकर बढ़ा भी लो, ठीक है। आयकर कितना है, 50% है, 15% है, आयकर भी आपका 15% है, यानी निगम कर और आयकर लगभग परसेंटेज के हिसाब से बराबर है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा अंतर होगा, तो थोड़ा मोड़ा अंतर होगा, इसलिए निगम कर को ऊपर लिख दिया गया है, ठीक है, ध्यान देना है। परसेंटेज सबसे बराबर है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7% है और सीमा शुल्क आपका 4% है, ठीक है। ये आपकी प्राप्ति जो रिसिप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। अब यहां पे देखो, अब ये देखो जो अगला बजट का तीसरा क्वेश्चन बन गया था वो यहां से बन गया हुआ था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बन गया हुआ था, क्या बन गया था, यहां पे बजट अनुमान 23-24, हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, बजट अनुमान 23-24 का संशोधित अनुमान 22-23 से तुलना करेंगे। यहां पे देखो, पहले तुलना करो। यहां पे क्या बोला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। अब यहां पे आपको एक बार मनरेगा क्या करना है, हमको पता है कि 100 दिन की काम की गारंटी देता है। राजस्थान ने भी अर्बन एरियाज में भी आप देखोगे कि मनरेगा को लागू किया है, ठीक है। मनरेगा के ऊपर एक मेरा मैं मतलब आप लोग तैयार कर जाना, करेंट और ट्रेडिशनल रिलेट करके। करेंट के बारे में अभी मैं पढ़ाऊंगा भी, ठीक है, और ट्रेडिशनल तो आपको देख लेना है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको घटना चक्र होगा या कोई भी मैगजीन होगी या कुछ नहीं करना होगा, तो मनरेगा को आप गूगल करके देख लेना, ठीक है, कि कब नरेगा से ये मनरेगा बना, ठीक है। ये सारी बातें बेसिकली कितने दिन की काम की गारंटी है, ठीक है, ये सारी बातें 100 दिन की काम की गारंटी बेसिकली इसके द्वारा दी जाती है। अब देखो हुआ क्या है कि महात्मा गांधी रोजगार, मतलब इसके बाद से एक तो होमवर्क मैंने आपको दे दिया कि आपको ये देखना है, होमवर्क दे दिया आपको, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन जो है। आप देखोगे कि 22-23 में इसमें कितना संशोधित अनुमान था, 89,400, अभी कितना है 60,000, यानी कमी यहां पे क्या दर्ज की गई है, कमी दर्ज की गई है, कमी। अच्छा अब देखोगे यहां पे ये 89,400 को 90 मान लें और यहां पे क्या है 60 है, 90 मान लो यहां पे 60 है, तो यानी लगभग मेरा जो बेसिक गणित कहता है कि 33% के अराउंड इसमें कमी दर्ज की गई है बजट में। मुझे इतनी गणित नहीं आती है, समझना मेरी बात को। अगर मैं 89,400 को 90 मान लो, ये 60,000 है, तो मुझे 1/3 मतलब सीधे 1/3 की कमी दिख रही है। तो यानी बजट में कितनी, अराउंड 1/3 की कमी की गई है, बजट अनुमान में यहाँ पे 1/3 की कमी दर्ज की गई है, ठीक है। आगे बात में स्टेटमेंट क्लियर अगर आपके दिमाग में होगा तो याद करना, यही स्टेटमेंट दिया हुआ है, यही एग्जैक्ट वहां पे स्टेटमेंट दिया है। और इसके साथ जो अगला स्टेटमेंट दिया था वो जल जीवन मिशन को लेकर दिया था, ठीक है, जल जीवन मिशन को, मतलब एक स्टेटमेंट मनरेगा था, दूसरे में जल जीवन मिशन था। अब देखना, पहले हमारा मैं नॉर्मली बजट के बारे में बताता हूं कि आपको क्या याद करना चाहिए। आपको याद करना चाहिए कि जो जीरो के फिगर है पहले वो बजट आपको याद रखना चाहिए कि हमारा इतना अनुमान है। तो जैसे मनरेगा पे हमने कितना दे रहे हैं, 60,000 दे रहे हैं, 60,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, ठीक है, 60,000 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन पे कितना दे रहे हैं, 70,000 करोड़ रुपए, ठीक है। ग्राम सड़क योजना पे, ठीक है, 19,000। पीएम किसान पे, ठीक है, 60,000, ठीक। तो यानी क्या है कि ये जो 000 फिगर्स, मतलब जीरो फिगर्स वाले जो होते हैं उनको पहले रखना है। तो यानी मनरेगा पे और पीएम किसान पे हम लोग संशोधित जो बजट अनुमान है उसमें 60,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। जल जीवन मिशन पे 70,000 करोड़ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पे हम लोगों ने 19,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। लास्ट टाइम में कितना किए थे, 19,000 ही खर्च किए थे। तो यहाँ पे न बढ़ा है न घटा है, बराबर है, इसमें कोई कमी नहीं की गई है, ठीक है, इक्वल है।
तो ये बराबर है पीएम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में, ठीक है, 2023-24 के बजट में पीएम ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1, फंडिंग मतलब कोई वृद्धि उद्धि नहीं की गई है, ठीक है। बजट अनुमान 23-24 के संदर्भ इसमें 19,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया गया है। कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं, दिमाग में रखना है, कुछ भी बना लें। पीएम किसान में भी क्या है, इक्वल है, बराबर है, मतलब न कमी किया गया है न बेसी, बराबर बराबर है, एग्जैक्ट बात। तो किसमें किसमें बराबर है, तो बराबर है आपका पीएम ग्राम सड़क योजना और पीएम किसान में, इन दोनों में, ठीक है, संशोधित अनुमान और बजट अनुमान में कोई फंडिंग में अंतर नहीं की गई है। एग्जैक्ट उसी की बात की गई, जितना पिछले साल था उतना इस साल भी है, 19,000 करोड़ रुपए, ठीक है, और 60,000 करोड़ रुपए, तो इन दो में बराबर है। जहां पे वृद्धि की गई, जल जीवन मिशन में क्या की है, वृद्धि क्यों की है भाई? अब सोच लो कि भाई जो पहला वाला था वो कोविड के दौर में था, हमारे पास पैसे नहीं थे उतना रुपया खर्च करने के लिए, अभी हमारी स्थिति अच्छी हो गई है, तो जल जीवन मिशन में इंक्रीज किया गया है। मनरेगा में कैसे पता लगा सकते थे डिक्रीज किया गया है, मैंने सोचना, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि भाई गरीब कल्याण योजना चल रही है, कोविड के ड्यूरेशन में भाई सरकार ने क्या किया, डोर टू डोर, एक तो पैसे नहीं आ रहे, दूसरी सरकार के खर्च कम नहीं हुए, ठीक है, लोगों के काम छोड़ के भाई लोगों को पेट तो भरना है क्योंकि वेलफेयर गवर्नमेंट है, तो यानी अब हम लोग रोजगार की गारंटी पे भाई काम हो ही नहीं रहा था, सिंपल सी बात है ना। तो हमारे पास एक तो पैसे नहीं है, ठीक है, पैसे भी नहीं है, तो हमको इसके लिए यहाँ पे बजट को कम करना पड़ा। हम लोगों ने अल्टरनेट तरीके डेवलप कर रहे हैं ग्रामीण में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कमी करना पड़ा, तो यहाँ पे कमी, मनरेगा में कमी दर्ज की गई, इसमें कोई दरार नहीं, क्योंकि सरकार ने बहुत विरोध भी किया है। और इसी के लिए राजस्थान में जान देंगे कि अर्बन एरिया में मनरेगा को लागू किया गया। वो एक होता है ना कि सरकार का स्टैंड कि भाई ये मतलब इस सरकार ने किया तो उसके अपोजिट विचारधारा की सरकार ऐसे करेगी, ठीक है, ध्यान देना है। कोई सरकार कहेगी हमको न्यू पेंशन में काम कर, कोई कहेगी नहीं हम तो ओल्ड वाला बढ़िया है, ठीक है, सीधी बात। तो विचारधारा का अंतर के हिसाब से आप सही कर सकते थे क्वेश्चन वाला, ठीक है, ध्यान देना है, बहुत लॉजिक लगा के सही कर सकते थे, इसके लिए पढ़ना जरूरी नहीं था, ठीक। तो यहाँ पे 55,000 से कितना कर दिया गया, 70,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कितने परसेंट का अंतर आप देख लोगे तो देख लोगे, बेसिकली दिमाग रखना है यहाँ पे परसेंटेज आप लोग एक बार खुद ही देख लेना, एक लंबा अंतर है, मुझे लगता है कम से कम 22-25% का तो अंतर हो गया। थोड़ी गणित मेरी कमजोर है तो मैं तुक्का ही मारूंगा, ठीक है। वैसे आप राउंड फिगर में जाके देखोगे तो 15,000 करोड़ रुपए में वृद्धि, 50K करोड़ रुपए में वृद्धि की गई यहाँ पे, ठीक। अब इतना 15K आएगा पेपर में, नहीं आएगा। तो वृद्धि कहां की गई है, जल जीवन मिशन में। बराबरी कहां पे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। पीएम किसान में भी बराबरी है। कमी कहां पे की गई है, तो मनरेगा में। अब देखो ये तो सारी बात होगी, ये सारी बात होगी। अब इसके बाद से आपकी बारी आ रही है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की बात कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में 57-58 करोड़ रुपए, ठीक है, ये संशोधित वाला है, संशोधित अनुमान है, ठीक है, 22-23। और 23-24 वाला ध्यान देना है, 23-24 में कितना है, 22-73 है। मुझे लग रहा है कि 50% से ज्यादा की कमी की गई है, क्योंकि 22 दूना 44 होता है, ठीक है, और यहाँ पे 57 है, मतलब मुझे लग रहा है अराउंड 60% की कमी की गई है, ठीक है, 60% की, ये दिमाग में रखना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में कितने परसेंट की कमी दर्ज की गई है पिछले वर्ष से तुलना करोगे तो 5758 करोड़ रुपए यहां पे खर्च किया गया है और 2273 करोड़ रुपए यहां पे खर्च किया गया है। मेरी गणित कहती है मैं 2273 को 2200 मानूं तो 22 गुना 44, मतलब दुगुने पे 44 होता है, लेकिन ये तो 5700 है, ठीक है। तो यानी लगभग 60%, एग्जैक्ट फिगर आप लोग समझना, मतलब इतना समझना ना कि मतलब बहुत ज्यादा कमी की गई है, ठीक। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आप बोलोगे सर आप क्या चाह रहे हो, तो मुझे लग रहा है देखो मनरेगा से क्वेश्चन बना के पूछ सका है तो वो दिमाग में रखना है। पहले तो राउंड फिगर वाला 60,000, 70,000, 19,000 वाला आपके दिमाग में रहना चाहिए कि किसमें किसमें कितना है। एग्जैक्ट हो सकता है कि बहुत फ्लक्चुएट देगा तो ये दे देगा, ठीक है। अब देखना ऊपर से अब ये आत्मनिर्भर वाले में चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी की गई है, बहुत ज्यादा कमी की गई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कमी बहुत ज्यादा की गई है, ठीक, ध्यान देना है। जल जीवन मिशन ऑलरेडी हो गया, ये दोनों में बराबर है तो यहां से क्वेश्चन बच सकता है। अब क्या कुछ बचा है क्या, हाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बचा है, तो ठीक है थोड़ी सी वृद्धि करके 36,758 785 किया गया है। अब लोग याद करना सर, नहीं याद करना, बस दिमाग में रखो, ठीक है। नॉर्मली बड़ी बड़ी योजनाएं में देखो फिगर्स में ना, जैसे जो एग्जैक्ट ऐसे फिगर होते हैं दिमाग रखना है 785, ठीक है, मतलब 36,785 करोड़ रुपए, ठीक है, 36,785 करोड़ रुपए। नॉर्मली डाटा इसी तरीके से आते हैं, ये जो राउंड फिगर वाले डाटा ना 19,000, 60,000, 70,000, ये पेपर में इसी तरीके से अंदाज लगाओगे। तो अगर आप ये वाला याद कर जाओगे ना 19,000, 60,000, 70,000 वाला, तो बाकी को आप गेस कर पाओगे कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक। एग्जाम में आपको समझ में आएगा और बेहतरीन तरीके से, ठीक। प्रधानमंत्री आवास योजना में 77 से 79 हुआ, यानी इसमें ग्रोथ की गई है, ठीक है, 77 से 79 ग्रोथ की है।
32 से ये 38 हुआ है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा अभियान में भी ग्रोथ की गई है, और 33 से 36 हुआ है, इसमें भी ग्रोथ की गई है। कमी किसमें की गई है? मनरेगा में। ठीक है, मनरेगा में चूंकि केवल कमी की गई थी, इसके लिए यहां से क्वेश्चन भी बन के आया है, 2 में तो बराबरी की गई है। आर्थिक समीक्षा 22-23 की बात करेंगे। ठीक है, 10 मिनट में आर्थिक समीक्षा आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आर्थिक समीक्षा 22-23 की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज अब हम लोग आर्थिक समीक्षा देखते हैं। आर्थिक समीक्षा जब हम लोग देखेंगे तो भाई ये तो हम लोग जान लेंगे कि भाई कि 31 जनवरी कोई क्या होती है, आर्थिक समीक्षा आपकी संसद में प्रस्तुत की गई थी, और भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल है। ये चीज तो हम लोग खैर जानते हैं पहले से। अब देखो, नॉर्मली देखोगे कि ये जो टॉपिक लिखा है ना, यहां पे अभी स्क्रीन पे ये चार्ट, 95% लोगों ने इसको छोड़ दिया है, क्योंकि ये समझ में नहीं आया लोगों को कि यहां से क्वेश्चन कैसे बन के आएगा। किसी को नहीं समझ में आया। मैं बताता हूं कहां से क्वेश्चन बन के आएगा। मैं ये नहीं करूं कि यहां से क्वेश्चन बन ही के आएगा, लेकिन ये मैं तैयार करा दे रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं, समय आपके पास है तो मेरे कोई भी स्टूडेंट्स इस बात की गलती कर सके। ठीक है, करंट में अब देखो यहां पे क्या लिखा है, भारतीय व्यापार के प्रमुख पहलू में यहां पे 3 साल का आपका डाटा दिखा है, वर्ष 2019 का, वर्ष 2020 का, वर्ष 2021 का। ठीक है, अब इतना किसी को तो दिमाग में रखना है। और यहां पे देखो रैंकिंग जब तैयार की गई है तो अभी रैंकिंग 19, 20, 21 की नहीं आई है, 19, 20 की आई है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन बन के आ क्या सकता है कि विश्व पण्य निर्यात, या ध्यान देना है, हाँ ऐसे आ सकता है, विश्व पण्य निर्यात के संदर्भ में, पण्य का मतलब यहां पे देखिए लिखा, क्या लिखा है, मर्चेंडाइज लिखा है। ठीक है, वर्ल्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज का बेसिकली मतलब ट्रेड गुड्स से होता है। ठीक है, देना ट्रेड गुड्स से होता है। तो अब क्या है, यहां पे देखो एक चीज समझना है, पहले मैं जो चीजें समझाऊंगा लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, और तीनों पैरा को इंक्लूसिव वे में समझाऊंगा, तभी समझ में आएगा। अभी ध्यान देना है। तो क्वेश्चन आ जाए कि विश्व पण्य निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये 20 का 19 का डाटा है, ये 20 का डाटा है, ये 19 का डाटा, ये 20 का डाटा, ये 21 का डाटा। ठीक है, कि वर्ष 2021 में, ठीक है, विश्व पण्य निर्यात में यानी वर्ल्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में भारत का 2021 में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन था? 1.8%। ठीक है, 1.8%। अब आ जाओ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, विश्व पण्य निर्यात में कितना था? 1.8%। अच्छा, ये तो निर्यात की बात कर रहे हैं। आयात में कितना था? यानी वर्ल्ड मर्चेंडाइज, ठीक है, मर्चेंडाइज इंपोर्ट में कितना है? तो 2.5% का, 2.5% की कंट्रीब्यूशन है। कब? वर्ष 2021 में। और पण्य निर्यात में और पण्य आयात में रैंकिंग कितनी है? तो निर्यात में 21, 21वीं रैंकिंग है। ठीक है, और आयात में 14वीं रैंक, यानी आयात हम ज्यादा करें तो हमारे रैंक अच्छे हैं। ठीक है, 14वीं रैंक है, 2.5%। विश्व पण्य आयात में हमारा कितना रैंकिंग है? मतलब परसेंटेज है 2.5%। तो एक तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है ये, कोई गेस नहीं किया है, मैं बताऊं किसी ने, क्योंकि चीजें समझे बहुत कम लोग इस चीज को समझ पाए। ठीक है, मैं भी नॉर्मली वीडियोस देख लेता हूं। ठीक है, अब देखना, तो क्वेश्चन बन के जाएगा विश्व पण्य निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 स्टेटमेंट्स, अगर बहुत टफ बना गया तो क्वेश्चन बना देगा। वर्ष 2021 में विश्व पण्य निर्यात में भारत की हिस्सेदारी, या भारत की हिस्सेदारी 1.8% थी निर्यात में। आयात में कितनी थी? 2.5% थी। और रैंकिंग कितनी है? तो एक्सपोर्ट में हमारी 21 रैंकिंग है, और इंपोर्ट में बेसिकली हमारी ध्यान देना है 14वीं रैंकिंग है। कितनी? 14वीं। आई बात समझ में? अब देखना ओवरऑल क्या है। ओवरऑल विश्व, अगर हम लोग क्या करें, विश्व पण्य के साथ साथ हम लोग सेवा निर्यात भी रख लें, सर्विस एक्सपोर्ट भी इसमें शामिल कर लें, दोनों को, तो हमारी हिस्सेदारी कितनी है वर्ष 2021 में? 2.2%। कितनी है? 2.2%। यह दिमाग में रखना है, इस चार्ट से कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, तो विश्व पण्य निर्यात के ऊपर क्वेश्चन बन के आएगा, तो मैं उम्मीद करूंगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सब जरूर सही करेंगे। अब इतने फैक्ट्स नहीं याद करने हैं, लेकिन जितने याद करने हैं मैंने उतना आपको समझा दिया कि विश्व पण्य निर्यात में 1.8% का भारत का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और आयात में 2.5% का कंट्रीब्यूशन है। ठीक, रैंकिंग में 21-14, ऐसे याद करो, 21-14। ठीक है, 21 निर्यात में यानी एक्सपोर्ट में, और 14 आपकी इंपोर्ट में। यहां से बहुत टफ क्वेश्चन बन गया तो ये जाएगा सिंपली, और किसी ने रिस्क नहीं लिया कि भाई कि इस पे एटलीस्ट एक सब बोल दे। ठीक, अब हम लोग आते हैं यहां पे, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्रमुख फसलों का यहां पे क्या है, बेसिकली एडवांस एस्टिमेट्स बताया गया है, यानी अग्रिम अनुमान की बात की गई है। ठीक है, मिलियन टन में ये बातें लिखी गई हैं, हालांकि हमको उससे भी मतलब नहीं है।
अब देखो आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहां पे मैं छोटी सी बात बताऊंगा, इंपॉर्टेंट होमवर्क। आपको देखना है रबी की फसल कब बोई जाती है, क्या कंडीशन होती है, कौन कौन सी फसल है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, क्या क्या कंडीशन होती है। जायद की फसल कब बोई जाती है, क्या क्या फसलें हैं, क्या कंडीशन होती है। ये तीनों आपका हो गया HW होमवर्क। ठीक है, इन फसलों को हमको पता है, इनको बेचने के लिए MSP की बात की जाती है, MSP की बात की जाती है। तो MSP होता क्या है, MSP का निर्धारण कौन करती है, ये अभी इसमें समझाया भी गया होगा आगे इस बुक में कहीं, बट आप लोग ये काम कर लोगे। तीसरा, गन्ने के लिए अतिरिक्त MSP के अतिरिक्त कुछ और टर्म्स का यूज किया जाता है, वो टर्म्स क्या है और उसका निर्धारण कौन करता है। आई बात समझ में, ये सारी चीज आपकी होमवर्क हो गई, होमवर्क हो गई। कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो मैं करूंगा, लेकिन मैं कब कराऊंगा, RO की बात करूंगा। ठीक है, RO वाले तो कर लेना ही काम, सीधी सी बात है, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो इसलिए अभी मैं होमवर्क लिख रहा हूं आप लोग के लिए। अब हम लोग पहले यहां पे ये देखेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश से किस किस चीज का, आप देखो, अब काम देखोगे मैं कितना काम कर गया हूं, आपको लगेगा ये स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, ये देखो काम। आई बस में देखो, एक एक चीज ऐड करके इतनी काम के बाद आते हैं, फिर ये चीजें इतनी बेहतरीन तरीके से पाती हैं, रैंडम मूड है कि नहीं। ठीक, अब देखो हम लोग जो इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट पहले आपके लिए जाते हैं, जिसमें टॉप 3 में कहीं ना कहीं यूपी है। जैसे ध्यान देना है, चावल में सेकेंड रैंक पे उत्तर प्रदेश है, सेकेंड रैंक पे उत्तर प्रदेश है। गेहूं के उत्पादन, ध्यान देना, अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड में बोलूं तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक रखता है। ठीक है, कुल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक रखता है। ठीक है, आधा से ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश ही करता है, 56.11%। ठीक, और इसके साथ साथ गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक रखता है। तो गन्ना कहां पे लिखा है, इधर लिखा है क्या, गन्ना, गन्ना यहां लिखा है, गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक रखता है। तो 3 के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है, फर्स्ट है। ठीक, उत्तर प्रदेश की रैंकिंग गन्ना के उत्पादन में फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कुल खाद्यान्न उत्पादन में फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश की रैंकिंग आपके गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखती है। टॉप 3 याद हो गया, ये चीज दिमाग में रखना है। अब चावल सेकेंड रैंक की बात करो, सेकेंड रैंक पे हम लोग कहां पे हैं, ध्यान देना है। चावल के उत्पादन में आपको उत्तर प्रदेश किस रैंक पे दिख रहा है, उत्तर प्रदेश चावल के उत्पादन में सेकेंड रैंक पे, अरहर के उत्पादन में आपको थर्ड रैंक पे दिख रहा है। तो पहले ये उत्तर प्रदेश की स्थिति हो गई, कहां कहां फर्स्ट रैंक पे है, कहां सेकेंड रैंक पे है, कहां थर्ड रैंक पे है, याद कर जाओ। ठीक है, ये याद कर जाओ। याद करने का तरीका मैंने बता दिया, कहां जो फर्स्ट रैंक है पहले बता दिया, गेहूं में, कुल खाद्यान्न में, गन्ना में फर्स्ट रैंक पे है, चावल में सेकेंड रैंक पे है, और आपका अरहर में थर्ड रैंक पे है। अब ध्यान देना, अब हमारे लिए अरहर में यूपी थर्ड रैंक पे है, तो अरहर में ध्यान रखना है। महाराष्ट्र किस रैंक पे है, महाराष्ट्र सर्वाधिक अरहर का उत्पादन करने वाला राज्य है, तूर का। ठीक है, अरहर को हम लोग तूर भी बोलते हैं। महाराष्ट्र, इसी के साथ साथ सोयाबीन के भी उत्पादन में, यहाँ पे देखो सोयाबीन के उत्पादन में हमेशा मध्य प्रदेश आगे रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र ने इस पर पकड़ बनाई है। PYQs का अगर कोई भी पुराना बुक आप पढ़ रहे हो तो उसमें मध्य प्रदेश को टॉप पे लिखा होगा। ठीक है, लंबे समय तक मध्य प्रदेश का सोयाबीन पे कब्जा रहा है, लेकिन अब हट गया है। तो यानी महाराष्ट्र, ध्यान देना है, महाराष्ट्र सोयाबीन हो, अरहर हो और चना हो, यहाँ पे चना भी कहीं लिखा होगा, चना, इन तीनों में महाराष्ट्र प्रथम स्थान रखती है। ठीक है, महाराष्ट्र कहाँ पे, अरहर में, ठीक है, चना में और सोयाबीन में प्रथम स्थान रखती है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन करती है। हम लोग बाकी में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है देखेंगे। ठीक, लेकिन जिसमें यूपी उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन है वो भी देखेंगे। आई बात समझ में, बाकी में सबका देखेंगे, ये देखेंगे टॉप पे कौन है। ठीक है, जैसे अब हमारा, हमने अरहर वाले में थर्ड पे चूंकि यूपी है, तो हमारा काम है महाराष्ट्र फर्स्ट पे है और कर्नाटक सेकंड पे है, उत्तर प्रदेश थर्ड पे। यहां पे दिमाग रख लेंगे भाई, उत्तर प्रदेश इसमें थर्ड रखता है तो उसमें फर्स्ट कौन रखता है, ये तो जागरूकता का विषय, तो पेटी में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो ध्यान रखना है। तो महाराष्ट्र फर्स्ट पे है अरहर में, ठीक है, महाराष्ट्र वहां पे दिमाग रखेंगे फर्स्ट रैंक पे। लेकिन चूंकि चना में टॉप 3 में यूपी है नहीं, तो हम लोग चना में मध्य प्रदेश और राजस्थान नहीं याद करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, अब आपका हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद मैं गुजरात की बात करूंगा, गुजरात की बात मैं कुछ और कलर ले लेता हूं। ठीक है, मूंगफली के उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान रखता है, और इसके साथ साथ कपास के भी उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। कपास के उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। ठीक है, होमवर्क ले ले फिर से। विश्व में सबसे प्राचीन, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, विश्व में सबसे प्राचीन
एग्रीकल्चर के साक्ष्य कहां से पाए गए? एक लंबे समय तक मेहरगढ़ का कब्जा रहा है, धान के साक्ष्य वहां से पाए गए थे। ठीक है, 3 लोकेशन एग्रीकल्चर के साक्ष्य के लिए बड़ा फेमस है, लेकिन अब मेहरगढ़ ओल्डेस्ट नहीं रहा, वो बदल गया है। यही हमारे संत कबीरनगर गोरखपुर के बगल का एक जगह है, वो अब सबसे ओल्डेस्ट साक्ष्य वहां से पाया गया है 9000 BC के पहले का। ठीक है, 9000 वहां से चावल की भूसी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, चावल का साक्ष्य मिला है, ध्यान देना है। तो आपको कोल्डियावा कहां पे है, क्यों इंपॉर्टेंट है? मेहरगढ़ कहां पे है, क्यों इंपॉर्टेंट है? और तीसरा ध्यान देना है लहुरा देव। इन तीनों के बारे में याद करनी है। ये कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा कहां पे क्या साक्ष्य मिला है और सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है। ठीक है, उसके बाद से हमको पता है भाई, कभी भी प्राचीनतम एग्रीकल्चर की हम लोग बात करेंगे तो एग्रीकल्चर तभी स्टार्ट होगा जब पशुपालन स्टार्ट हो जाएगा। यानी पहले पशुपालन स्टार्ट होगा फिर एग्रीकल्चर। ठीक, पहले हंटिंग एंड गैदरिंग स्टार्ट था, हंटिंग एंड गैदरिंग से स्टार्ट हुआ पशुपालन, पशुपालन से फिर स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चर। तो प्रारंभिक एग्रीकल्चर के साक्ष्य तो हमने देख लिया, प्रारंभिक पशुपालन का साक्ष्य कहां पाया गया है, ध्यान देना है। ठीक है, प्रारंभिक पशुपालन का साक्ष्य। ठीक है, और ठीक है, ये चीज आपको कमेंट करके बताना है कि कहां पाया गया है, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट फैक्ट। अच्छा, ये सारी चीज हम लोग देख लिए। अब यहां पे कह रहा है कि भाई कि आर्थिक समीक्षा कहती है कि हम लोग भाई आयात भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, और हम लोग निर्यात भी करते हैं, यानी एक्सपोर्ट भी करते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चीज कर रहे हैं। तो भैया हमारे टॉप वो कंट्रीज कौन सी है जहां से हम लोग इंपोर्ट खरीदते जाते हैं? तो इंपोर्ट में भाई चाइना के माल का हमने बहुत बहिष्कार किया, लेकिन आज भी हमारे इंपोर्ट में चाइना 15.4% की हिस्सेदारी रखता है। सर्वाधिक हिस्सेदारी चाइना की है। चाइना के बाद से यूएई की है, यूएई के बाद से यूएसए की है, यूएसए के बाद से सऊदी अरब की है, सऊदी अरब के बाद से इराक की है। ठीक है, ध्यान देना है। यानी सर्वाधिक चाइना, चाइना के बाद से यूएई आयात में भी सेकंड रैंक रखती है और निर्यात में भी सेकंड रैंक रखती है, दोनों में यूएई सेकंड रैंक रखती है। अमेरिका, ठीक है, यहां पे आयात में थर्ड रैंक रखती है, लेकिन निर्यात में अमेरिका फर्स्ट रैंक रखती है। यानी सर्वाधिक हमारे निर्यात के दृष्टि से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट देश है वो कौन है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। निर्यात में अमेरिका का प्रथम स्थान है। सऊदी अरब फोर्थ पे है, ठीक है, और इराक फिफ्थ पे है आयात में। लेकिन हम लोग अगर निर्यात की बात बोले, बेचेंगे कहां पे, तो हम लोग बेचते कहां पे हैं? अमेरिका में सर्वाधिक, अमेरिका के आधे से भी कम यूएई सेकंड नंबर पे, चाइना जैसे खरीदते पहले नंबर पे, बेचते तीसरे नंबर पे है। ठीक है, बांग्लादेश और उसका से हांगकांग या सिंगापुर 2.6%। ये आपको चार्ट दिमाग में रखना, ये कंफर्म क्वेश्चन आ रहा है। पीवाईक्यू उठा के देखो, 10 साल में से 5-6 साल यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। 60% एक्यूरेसी है इस टाइप के क्वेश्चन की। ठीक, आगे देखो, अब हम लोग बजट अनुमान और जो है उत्तर प्रदेश का देखेंगे 2023-24। ठीक है, तो पहले बजट अनुमान में हमेशा की तरह यही देखेंगे भाई कितना बजट का आकार है, तो 6.9 करोड़ रुपए बजट का अनुमान है। मुझे इसमें बेसिकली क्या लग रहा है, अभी जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 23-24 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग की है। ठीक है, बेसिकली कृषि केंद्रित होकर, एग्रीकल्चर फोकस्ड होकर, ठीक है, क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपूरक अनुदान की मांग की है। ठीक है, अनुपूरक अनुदान की मांग की है, जो कि अभी हम लोग देखेंगे कितना है, मतलब इसका वैल्यू कितनी है, वो सारी चीज हम लोग देखेंगे, अभी लिखा हुआ है। लेकिन ये फैक्ट्स दिमाग में रखना है कि 6.9 लाख करोड़ रुपए, 6.9 लाख करोड़ रुपए का ये बजट अनुमान है। यहां पे लिख रहा है कि 1 ट्रिलियन का जो हमारा लक्ष्य टारगेट है, उसको पाने में जो बजट के टारगेट डिसाइड किए गए वो बहुत ही महती भूमिका निभा सकते हैं। होमवर्क लिख लो मेरे भाई, मेरे बंधु, होमवर्क कि उत्तर प्रदेश सरकार का 1 ट्रिलियन ध्यान देना है डॉलर की इकोनॉमी पाने का टारगेट ईयर क्या है। होमवर्क लिख लो, टारगेट ईयर क्या है, टारगेट ईयर क्या है, ये होमवर्क हो गया। आई बात समझ में, टारगेट ईयर क्या है। अच्छा, आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे यहां से बढ़ेंगे तो यहां पे बेसिकली एक बात की गई है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो कह रहा है कि यहां पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, कि जैसे हमने देखा वहां पे अमृतकाल का पहला बजट अनुमान था, तो उत्तर प्रदेश में ये भी अमृतकाल का पहला बजट अनुमान है। और उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा ये बजट है। एग्जैक्ट अगर आप फिगर याद करोगे, ठीक है, ये 6.90 लाख करोड़ याद करो, एग्जैक्ट फिगर याद करने की जरूरत नहीं है। 690, 242,
ठीक है, 242 43, बहुत जल्दी याद करना। तो ऐसे 600, इसको फोन नंबर की तरह हमेशा याद करो, 2-3 बार बोल लो, ऑप्शन में आएगा, पहचान जाओगे यही वाला फोन नंबर है कि नहीं है। ठीक है, 690 242 43। ठीक, तो ये क्या है, बजट अनुमान सबसे बड़ा आकार है। ये क्या है, सबसे बड़ा आकार है, अब तक का सबसे बड़ा आकार है ये। ठीक, और ये बजट किस पे केंद्रित है, तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, क्योंकि अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है उत्तर प्रदेश को, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को भाई $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना है। अच्छा, बजट घोषणाएं क्या कहती है, जैसे वहां पे हमने बजट घोषणाएं देखी, ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देखा। ठीक, और भी बहुत सारी चीजें मतलब वहां पे हम लोगों ने समझी थी वहां पे। ठीक है, कि आर्थिक वृद्धि दर हमारी कितनी वहां पे रहने वाली है। तो जैसे वहां पे 7% अनुमानित है और यहाँ पे 8% अनुमानित है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कितना अनुमानित है, तो जीडीपी में उत्तर प्रदेश का, अच्छा सॉरी, देश की जीडीपी में जो उत्तर प्रदेश का अनुमान है वो कितनी है, 8%। कितना है, 8%। देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार कौन है, उत्तर प्रदेश। अब इस बजट में कहां कहां पे उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है, वो सारी बातें लिखी गई है, समझाई गई हैं, अब हम लोग देख लेंगे उसको। ठीक, ये सारी बात होगी। मैं एक बार अपने नोट्स में चला जाऊं, जो जो चीजें अंडरलाइन किया हूं वो चीजें करा लूं। ठीक है, अगली बात यहां पे बोल रही है, यहां पे क्या बोला है कि वर्ष 2021-22 में, ध्यान देना, वर्ष 2021-22 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि देश की विकास दर से अधिक है। ठीक है, यानी राज्य की जो सकल घरेलू उत्पाद है, यानी जो एस, ध्यान देना है, ठीक है, एस जीडीपी है, ठीक है, उसमें 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई। कब, वर्ष 2021-22 में। ठीक है, 21-22 में। आगे क्या बोल रहा है, 23-24 के लिए, 23-24 के लिए राज्य की जीएसडीपी वृद्धि कितनी अनुमानित है, तो वो आपकी अनुमानित है 19%, 19%। अनुमानित कितनी है, 19%, और 21-22 में कितनी इनके हिसाब से थी, तो 16.8%, 8 दूना 16%, 16.8%। अभी करंट वाली कितनी अनुमानित है, 19%। आगे आएंगे। ठीक है, अब ये भी क्या करना है, जैसे वहां पे 9 वर्ष की तुलना की गई थी, तो यहां पे 2017 से पूर्व के शासन बाबा का नहीं था, तो यहां भी तुलना 2017 से की गई है। 2017 से तुलना करते हुए क्या बात बोली गई है, यहां पे बेरोजगारी दर की बात की गई कि भाई उत्तर प्रदेश में हमारे आने के पहले जो बेरोजगारी दर था वो कितनी थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 4.4% थी, बजट में बात बोली गई है। ठीक है, और अभी कितनी है, तो वो केवल 4.2% है। ये इंपॉर्टेंट, अभी कितनी है, 4.2% है। लखनऊ में हमको पता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ था, उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ था, कहां पे, ठीक है, इसके जो कंक्लूजन्स निकले हैं ये आगे बताए गए हैं, मतलब आगे इसमें नहीं बताया गया, यूपी स्पेशल जो करंट अफेयर्स होगा उसमें बताया गया, तो वहां पे हम लोग उसको देख भी लेंगे। ठीक, आगे आइए। यहां ऊपर कई सारे प्रोग्राम्स, देश की जो केंद्र की सरकार या देश के द्वारा चलाए जाने वाले प्रोग्राम्स का नाम लिखा है, और कह रहा है इन सभी प्रोग्राम्स में उत्तर प्रदेश क्या है, प्रथम स्थान पर है। तो क्वेश्चन में क्या होता है, निम्नलिखित में से कहां पर उत्तर प्रदेश रैंक 1 है, ध्यान देना, कहां पे रैंक 1 है। मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे हैं, शहरी और ग्रामीण दोनों। एक वीडियो वायरल हुआ है, ठीक है, उसमें मतलब वो घर की चाबी दे रहे हैं, तो पूछते हैं कि पैसा सा तो नहीं लगा है, एक मंत्री, एक नेताजी, तो एक बूढ़ी माता जी वो कहती है कि लगा है 30,000 रुपये। ठीक है, वो भाई पूरा वीडियो वायरल है, आप देखेंगे, वो किसी मीडिया ने भी कवर किया है। ठीक, तो और ये देखिए कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। ठीक है, ये एक पता है, ये एक सच्चाई भी है। और ठीक है, अब जैसे भी आप ही लोग को निपटना है सच्चाई से, कल को अधिकारी बन के आप ही पहुंचेंगे तो निपटना भी आप ही को है। ठीक है, देखते हैं कैसे निपटते हैं, वो एक अलग की बात है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण की बात की जाए या शहरी की बात की जाए, उसमें उत्तर प्रदेश रैंक 1 रखता है। ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में, ठीक है, उत्तर प्रदेश रैंक 1 रखता है। ठीक है, 100% ओडीएफ प्लस की मैंने अभी बात आपको बताई थी इसके पहले भी। ठीक है, एमएसएमई इंडस्ट्रीज की स्थापना की बात हो, उत्तर प्रदेश रैंक 1 रखता है। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड जो कॉन्टेस्ट है उसमें उत्तर प्रदेश रैंक 1 रखता है। आगे ध्यान देना है, आगे ध्यान देना आप लोग को। ठीक है, यहां पे क्या कर रहा है, कह रहा है कि पीएफएमएस पोर्टल द्वारा जो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात बोली जाती है, तो डीबीटी के लाभार्थियों के मामले में भी उत्तर प्रदेश रैंक 1 है। इन सभी में उत्तर प्रदेश की रैंक 1 है। तो चाहे डीबीटी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हो, उसमें उत्तर प्रदेश रैंक 1 हो,
एमएसएमई की स्थापना की बात हो, रैंक 1 है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत रैंक 1 है। ग्रामीण स्वच्छ शौचालय में रैंक 1 है। प्रधानमंत्री आवास योजना में रैंक 1 है। यहीं से दिमाग रखना, फिर से मैं बोलूंगा एसडीजी तैयार कर जाना, इन सब में रैंक 1 है। अब ये तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश दिख रहा है। इतने से ही नहीं, और भी चीजों से दिख रहा है। कैसे? कुछ चीजों के उत्पादन में, भाई गन्ना के उत्पादन में हमने पहले ही पढ़ दिया कि भाई की रैंक 1 है उत्तर प्रदेश। एक सेकेंड, ठीक है। चूंकि गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश रैंक 1 रखता है, तो हमको पता है कि एथेनॉल की आपूर्ति में भी इसके लिए उत्तर प्रदेश रैंक 1 रखता है। ये सीधी सी बात है, समझी जा सकती है, ठीक। चीनी गन्ना के उत्पादन में रैंक 1 है, तो भाई चीनी गन्ने से ही बनेगा, इसमें भी रैंक 1 है, ठीक है। अब एक आपको चीज याद करना है इसमें, केवल दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन पे रैंक 1 है। डीबीटी के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से जो डीबीटी में ही रैंक 1 है उत्तर प्रदेश, ऊपर ही बोला गया है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कि कृषि निवेशों और किसानों की देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश का नंबर 1 राज्य उत्तर प्रदेश। ये तो ऊपर ही लिखा हुआ था, ठीक है। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश रैंक 1 है, ठीक। अब कह रहा है कि बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा है कि मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जो मानव दिवस सृजित किया गया, यानी ठीक है जो काम करवाया गया है वो 26.29 लाख मानव दिवस सृजित किया गया है। और इस मामले में अगर मानव दिवस के टर्म्स में देखोगे तो उत्तर प्रदेश रैंक 1 रखता है मनरेगा के तहत, ठीक है। इसलिए मैंने मनरेगा आपको होमवर्क पे दिया, ठीक है। मनरेगा मैंने आपको होमवर्क दिया है। आगे क्या कह रहा है, देश में अगर हम लोग व्यवसाय सुगमता की बात करें, कि व्यवसाय सुगमता रैंकिंग की बात करें, तो उत्तर प्रदेश इसमें बहुत ही अच्छे से सुधार करते हुए व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में सेकेंड रैंक हासिल किया है। देखा, सेकेंड रैंक हासिल किया है और अपने आप को अचीवर्स की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया है। शायद पहले एस्पिरेंट की श्रेणी में था, अभी अचीवर्स की श्रेणी में, ठीक है। तो सेकेंड रैंक पे लाया है और अचीवर्स की श्रेणी में, ठीक है। अगली क्या बात कर रहा है कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस क्या है कि सुदूर ग्रामों के विकास खंडों और कस्बों को जोड़ने के, यानी ब्लॉक्स और जो आपके सिटीज हैं उनको जोड़ने हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस लेके आया गया था। कब लेके आया गया था, मैं कुछ सारी होमवर्क अभी देने वाला हूं, तो उसमें डिटेल आपको चीजें समझाऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई। यहां से ऊपर आप जाएंगे इधर, ठीक है। तो यहां पे लिख रहा है द मिलियन फार्मर्स स्कूल। भाई फार्मर्स स्कूल तो किसानों के ऊपर स्कूल है, तो क्या किसान इसमें पढ़ाए जाएंगे? तो बिल्कुल, यहाँ पे लिखा है कि हम पढ़ाए नहीं जाएंगे, हम किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। नवीनतम जो तकनीक आ रही है उनसे प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया, द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म का अगर कभी पूछेगा मेंस में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द मिलियन फार्मर्स स्कूल के बारे में। कुशीनगर में क्या किया गया है, तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध जी के नाम से कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है कुशीनगर में, ठीक है। ये बात आप सुनना। एक चीज यहाँ पे ये बोली गई है कि यूपी में अगर हम लोग रोजगार की बात करें, तो यूपी में रोजगार तो एग्रीकल्चर सर्वाधिक देती है, लेकिन एग्रीकल्चर के बाद जो अगला सेक्टर है वो हथकरघा इंडस्ट्री है। ठीक, वो हथकरघा इंडस्ट्री है। आई बात समझ में, ये चीज दिमाग में रखना है। अब यहां पे अगली बात क्या बोल रही है, हमने पीएम टेक्सटाइल्स पीएम मित्र स्कीम आपको पढ़ाया, याद होगा। उसी तरह यहाँ पे देखना कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 लेके आई है, ठीक है। जाहिर सी बात है, यानी ये पॉलिसी अट्रैक्टिव बनाएगी तो इन्वेस्टमेंट, खासतौर पर टेक्सटाइल एरिया में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगी, तो रोजगार का सृजन होगा, ठीक है। ये बात हो गया। कई जगहों पे स्कूल्स बनाए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। फॉर एग्जांपल विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी के नाम से राज्य विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। देवी पाटन का एक मेला, बहुत फेमस मेला लगता है, देवी पाटन बहुत फेमस है। आप कमेंट बता सकते हो मुझे कि किसके मेले के लिए देवी पाटन बड़ा फेमस है, ठीक है। देवी पाटन मंडल, तो देवी पाटन मंडल में मां माटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत प्रतीक माना जाता है देवी पाटन का वो मेला, आप लोग कमेंट भी करके बता सकते हैं, ठीक है। मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, ठीक है। तो पाटन से आप पाटेश्वरी देवी का नाम याद कर सकते हो। इसके बाद से अगला आपका क्या है, अगला आपका मुरादाबाद मंडल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अगले में आपका
मुरादाबाद मंडल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। मुरादाबाद मंडल में भी एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की बात बोली गई है। अब विंध्याचल से विंध्यवासिनी सब लोग मिला देंगे, देवी पाटन से पाटेश्वरी देवी मिला लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जानते हो क्या बन जाएगा? ये नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा कहां कहां पर राज्य विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। तो विंध्याचल, देवी पाटन, मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद। ये सारी बात समझ में आ गई आप लोग, ठीक है। अब यहां पे ISFR रिपोर्ट की कुछ बात की गई है। ISFR रिपोर्ट का कुछ डाटा दिया गया है। क्या दिया गया है? डाटा ये दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है? 9.23% है। कितना है? 9.23% अभी करंट में, वृक्षावरण और वनावरण मिला के। अब यहां पे बता सकते हो कि कितना परसेंट वनावरण है और कितना परसेंट वृक्षावरण है, ये आप लोग बता सकते हो। उत्तर प्रदेश सरकार का टारगेट है कि मैं उसे 2030 तक, ठीक है, 2030 तक उत्तर प्रदेश का टारगेट है, ठीक है, कि मैं इसको जो वृक्षावरण और वनावरण है 9.23% इसको कितना लेके जाना? 15%, 15% ले जाने का लक्ष्य है। अब मैंने बोला कि मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी अनुपूरक अनुदान मांग की होने वाली है। अनुपूरक अनुदान मांग की वैल्यू कितनी है, ठीक है, कितना है, आकार कितना है? तो 28,760.67 ध्यान है, 67, ठीक है, करोड़ रुपए है। ध्यान है 28,760.67 करोड़ रुपए है, यानी 28,760.67 करोड़ रुपए, ठीक है, इस मांग का आकार है। ध्यान है इस मांग का आकार है। पहले बजट आकार कितना था? बजट आकार मैंने आपको पहले बताया 6.9 ट्रिलियन 9 ट्रिलियन का था। तो आप अगर अनुपूरक मांग को शामिल कर लो, अनुपूरक मांग को ओवरऑल बजट में शामिल कर लो, तो आपके बजट का ओवरऑल आकार कितना जाता है? अराउंड 7.19 ट्रिलियन से अधिक हो जाता है। कितना? 7.19 ट्रिलियन से अधिक हो जाता है। ध्यान देना है, ठीक है, 7.19 ट्रिलियन से अधिक हो जाता है। 6.9 ट्रिलियन की तो आपकी बजट अनुमान ही था, ठीक है, अब तक का सबसे बड़ा यूपी का बजट अनुमान था। जब इसमें आप अनुपूरक मान शामिल करेंगे तो 7.19 ट्रिलियन हो जाता है, क्योंकि इसमें 28,760.67 करोड़ रुपए अभी और ऐड हुआ है। अच्छा, ये जो अनुपूरक मांग है, देखो ये आप लिख रहा है, कह रहा है कि ये बजट, ये क्या है बेसिकली, विशेष तौर पर किसानों पर केंद्रित है। कहां पे? किसानों पर। इसमें भी स्पेशली बात बोली गई, क्या बात बोली गई है कि निजी ट्यूबवेल कनेक्शनों को मुफ्त बिजली देने हेतु 900 करोड़ रुपए की बात बोली गई है। याद करो वो 0.5% की, ठीक है, छूट की बात, मतलब राजकोषीय घाटे वाले में 3 था, 3.5 था, उसमें 0.25 की छूट की बात बोली गई थी। एग्जैक्ट क्लियर कर ले कितना था? एक सेकेंड, ठीक है, अच्छा 0.25 नहीं 0.5 था, ठीक है, 0.5 था, ठीक। यहां तक समझिए, यहां तक आ गया। तो ये आकार कितना है? तो यहां पे आकार आपका बेसिकली कितना है? तो वो आपका है 28,760.67 करोड़ रुपए है, ठीक है, इतना है। ट्यूबवेल कनेक्शनों को मुफ्त बिजली, इसमें क्या है, मतलब किसान केंद्रित है, तो भाई ट्यूबवेल कनेक्शन को भाई कि हमको मुफ्त बिजली दो, 900 करोड़ रुपए की फंड दे दिए, ठीक है, कि भाई वाटर की दिक्कत किसानों को ना आए। गन्ना किसानों का बहुत लंबे समय से बिका है भाई, गन्ना में रैंक 1 यूपी है, एथेनॉल के प्रोडक्शन में रैंक 1 यूपी है, चीनी के उत्पादन में रैंक 1 है, तो उनका लंबित बकाया चुका सके, इसके लिए जो सहकारी चीनी मिल्स हैं उनको 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, ठीक है। इसी के लिए कह रहा है कि भाई आप देखोगे 1300 करोड़ रुपए तो इसे सामने दिख रहे हैं 28,760 में से। इसी के लिए कह रहा है क्योंकि मैक्सिमम इसमें जो खर्च है वो फार्मर्स एग्रीकल्चर के ऊपर किया जाने वाला, इसलिए कह रहा है किसानों पर केंद्रित अनुपूरक मांग है, ठीक है, ध्यान देना है। अब ये इतना लंबा चौड़ा फैक्ट दिया है, इतने लंबे चौड़े फैक्ट में, अच्छा राजकोषीय घाटा क्या होता है आपको पहले ये सब चीज बता चुका है। बेसिकली आपको दिमाग में जो रखना है, राजकोषीय घाटा कितना लाने का अनुमान है 23-24 में? 3.48%, ठीक है, 3.48%। ये सरकार, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का टारगेट है कि भाई कि हम अपने बजट अनुमान के हिसाब से कि हम कितना लेके आ जाएंगे, 3.48% लाने का लक्ष्य है, ठीक है, ध्यान देना है। और ये चीज दिमाग में रखना है। अब बाकी चीज भले मत याद करो कि राज्य का स्वयं का कर राजस्व कितना कर होने का अनुमान है, तो 10.8% बजट अनुमान है, ठीक है, मत याद करो कि चलेगा। राज्य का स्वयं का करेक्टर राजस्व कितना बजट 2023-24 के अनुसार अनुमान है, तो चूंकि ये 1% है, भले दिमाग में रख लो 1% की वजह से कि अपने दिमाग में रखना है, लेकिन ये दिमाग में रखना है कि अगर नहीं तैयार करोगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, या फिर राजकोषीय घाटा का दिमाग में अपने बस रख लेना था, राजकोषीय घाटा अपने दिमाग में रखनी थी। अब ये आगे कितना धीरे धीरे देखो, इनकी कहने मतलब है 23-24 में मेरा है कि मैं 3.48 करूंगा, धीरे धीरे इसको कम करते जाऊंगा, कम करते जाऊंगा, कम करते जाऊंगा, और 26-27 में
2.80 लाने का लक्ष्य है। यानी सरकार का 27 में ही क्या होगा भाई, अगली इलेक्शन है, कुछ चीजें सोचो, ठीक है, अगला इलेक्शन कब है, ठीक है, तो हमको पता है 27 में अगला इलेक्शन है, तो इसी के लिए तब तक राजकोषीय घाटे को लाने का लक्ष्य कितना है, 2.80% है। कितना है, 2.80%। ठीक, ये चीज दिमाग में रखना है। तो 26-27 तक इसको कितना लाने का लक्ष्य, अगर बहुत पूछ दिया आपको तो 2.80% लाने का लक्ष्य। इसके अलावा मैं आपको बोलूंगा इस पूरे चार्ट से कुछ मत याद करो, मत याद करो, याद भी नहीं होगा और आएगा भी नहीं, ठीक है, ध्यान देना। तो राजकोषीय घाटा अभी का कितना मान है, 3.48%। क्रमबद्ध तरीके से इसको कम करते हुए 26-27 से कितना लेते जाएगा, 2.80%, 2.80%, ठीक है, ध्यान देना। अब हम लोग इसके बाद से आ जाएंगे उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 के ऊपर। इसको देखते हैं, उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022-23। देखो मैं एक एक चीज बुक के, मैं इसी के लिए अप्रोच कर रहा हूं भाई, बुक्स पढ़ो, ठीक है, बुक पे ही इसको करना, ठीक है। आप लोग झूठ में पीडीएफ के चक्कर में कि हमको पीडीएफ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मत पढ़ो। मैं पीडीएफ कुछ भी भेजने वालों में से नहीं हूं, ठीक है, ध्यान देना। आर्थिक समीक्षा की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा की। देखो आज ही की क्लास आपकी 2 घंटे की हो जाने वाली है, ठीक है। सुबह में 1 घंटे क्लास या 3 घंटे लगभग मैंने आपकी क्लासेस ली हैं, इसे समझना। अगर कल मैंने आपकी क्लास नहीं ली थी तो आज 3 घंटे की क्लास ली आप लोग की। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022-23, इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा ये क्या 22-23 में देखेंगे तो ये कह रहा है कि स्थिर कीमतों पर, ध्यान देना, स्थिर कीमत मतलब जो आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार, ठीक है, वर्ष 2021-22 में, ठीक है, मतलब आर्थिक समीक्षा पिछले वर्ष की ना समीक्षा करेगी तो 2000 वर्ष करा कि 2021-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार जो एसजीडीपी की वृद्धि दर 9.64% आर्थिक समीक्षा के अनुसार, और चालू यानी मार्केट प्राइस पर 16.76% रही, ठीक है, ध्यान देना है। तो स्थिर कीमतों पर कितना बोल रहा है, यानी एट कांस्टेंट प्राइस सीपी, ठीक है, स्थिर कीमतों पर कितना, तो ये कर रहा है 9.64%, 9.64%, ठीक है। और मार्केट प्राइस की बात कितनी है, 16.76%। क्या, एसजीडीपी की वृद्धि यानी राज्य सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है वो ये है। अच्छा, अब आप देखो यहां पे एक्चुअली बात आपकी सकल राज्य मूल्यवर्धन की कर रहा है। 17-18 से लेके 21-22 तक का डाटा था। नॉर्मली आपको पेपर में क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऐसा आता है कि मतलब पिछले 5 वर्ष में का एक आंकड़ा मांग पूछता है आपसे, तो पिछले 5 वर्ष का आंकड़ा देखोगे 17-18 से लेके 21-22 तक, यानी जब तक पहला जो गवर्नमेंट का 5 साल रहा है, तो उसमें कह रहा है कि अगर हम लोग सकल राज्य अच्छा जीवीए के बारे में आपको होमवर्क मैंने दिया था भाई, जीवीए क्या होती है दिमाग रखना है, ठीक है, मैं होमवर्क कराऊंगा बाद में, ठीक। तो यहां देखोगे सबसे कम वृद्धि दर जीवीए की कब है, कोविड की ड्यूरेशन में 2020-21 में, भाई सब काम ही ठप था। और सबसे ज्यादा जीवीए की वृद्धि दर कब है, ठीक है, 9.46। किस पे, अस्थायी भावों पे, अस्थायी भाव पे मतलब कांस्टेंट प्राइस 2011-12 का जो हमारा आधार वर्ष है उसके अनुसार, ठीक है। तो सर्वाधिक कितना है, 9.49 21-22 में, पहला जो 5वां साल था सरकार का। तो सरकार तुलना कहां से कर रही है, 17-18 से, उनके वाले से इधर से तुलना, मोदी जी का 9 साल से तुलना, ठीक है। और अगर हम लोग ये प्रचलित कीमतों पे देखें, यानी मार्केट प्राइस पे देखें, करंट प्राइस पे देखें, तो भाई कम तो कोविड के ड्यूरेशन में रहेगा 21-22, माइनस में क्या है, -3.3 चला गया था, ठीक है। और मैक्स कहा गया होगा तो 1484, ठीक है, 14 के 1484 कैसे याद हो जाएगा, 14 के पहाड़े में 84 है, 14-84, यहां तक मैं समझ रहा हूं, ठीक है। मैथमेटिक्स बाकी आप लोग की अच्छी, आप लोग समझना, ठीक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात हो गई जीवीए वाला। सोचो बस, अब ये क्या है, पिछले 5 वर्ष के अध्ययन कराते हुए क्वेश्चन बनाएगा यहां से आपको, ठीक है, ऐसे बनाएगा, ये चीज समझ गए। अब नीचे जब इसके आगे आओगे आप लोग नीचे, तो अगला टॉपिक आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तृतीय क्षेत्र के ऊपर है। तो पहले होमवर्क लो, यहां से होमवर्क लो। आपको क्या करना है, प्राथमिक क्षेत्रक में कौन कौन से शामिल हैं, द्वितीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक में कौन कौन से शामिल हैं, और तृतीयक यानी 6वां क्षेत्र में तृतीयक में कौन कौन से शामिल हैं, क्या क्या शामिल है, ये आपको होमवर्क कर लेना है। आई बात समझे, ये होमवर्क। हम लोग केवल प्राथमिक सेक्टर की बात करेंगे क्योंकि यूपी में मेन कंट्रीब्यूशन आपकी प्राथमिक क्षेत्र का है।
तो कह रहा है, ठीक है, 21-22 में कि अगर हम लोग वृद्धि दर देखें, वृद्धि दर का अनुमान लगाएं, ठीक है, किस पे? स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर अगर हम लोग वृद्धि दर का अनुमान लगाएं, ठीक है, और प्रचलित कीमतों पर यानी मार्केट प्राइस पे, तो हम लोग देखना कि केवल प्राइमरी सेक्टर याद करेंगे कि 14.59%, ध्यान देना है, 14.59% आपकी स्थिर कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर है, और 16.16% यानी 16% आपकी करेंट प्राइस पे यानी मार्केट प्राइस पे वृद्धि दर है। 14.59 यानी 5.9, 14, ठीक है, 14.59% आपकी स्थिर कीमत पे है और 16.16 आपकी करेंट प्राइस पे है। क्या बात? प्राथमिक सेक्टर का जो ग्रोथ हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है उसकी बात कर रहे हैं। बाकी द्वितीय तृतीय आप लोग मत तैयार करो, ठीक है। सर्वाधिक ग्रोथ किसमें हुआ है? तो ऑर्डर से ही देख लो, सर्वाधिक ग्रोथ प्राइमरी सेक्टर में, फिर द्वितीय क्षेत्र में, फिर तृतीय सेक्टर में ग्रोथ हुआ है, ठीक है, ध्यान देना है। अच्छा, आगे आ जाओ, ठीक है। अब हम लोग कह रहे कि प्राथमिक सेक्टर का जो योगदान है एक बार जीडीपी के हिसाब से देख लो, ठीक है। कह रहे कि, और ठीक है, यहां पे देखो, कह रहे कि प्राथमिक 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कुल जीएसडीपी में 28.11% था, जो 21-22 में बढ़कर 28.44% हो गया। तो अपने दिमाग में ये 21-22 का हम लोगेंगे कि 21-22 में, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का ध्यान देना है जीएसडीपी में, ठीक है, ठीक है, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, ठीक है, 2021-22 में, ठीक है, यूपी का कितना कंट्रीब्यूशन है प्राथमिक क्षेत्र का? तो प्राथमिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन है 28.44%, ठीक है, कंट्रीब्यूशन है किसका? प्राइमरी सेक्टर का, पीएस यानी प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है। आए बस हमने ये चीज दिमाग में रख लेना है, ठीक है। अच्छा, यहां पे अब क्या कर रहा है कि अस्थायी कीमतों पर यानी 2011-12 की जो बेसिक एरिया हमारा, वहां से तुलना करने पे कह रहा है, ठीक है। अब तो जीडीपी की बात किया है, अब जीएसवीए की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है उसकी बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान देना है, सकल राज्य मूल्यवर्धन की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि इसकी अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इसकी बात करेंगे तो इसमें जो ग्रोथ दर्ज की गई उल्टा है, ध्यान देना है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि जो योगदान है मतलब बेसिकली वो उल्टा है, वो ऐसे है, मतलब प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर। देखो, तृतीय सेक्टर का योगदान इसमें जीएसवीए में सर्वाधिक है, ठीक, ध्यान देना है। जीएसवीए में अगर हम लोग योगदान की बात करेंगे, ठीक है, तो तृतीय सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर का सर्वाधिक है, फिर सेकेंडरी सेक्टर का है, फिर प्राइमरी सेक्टर का है, फिर प्राइमरी सेक्टर का है। लगभग 50% आपकी टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है और 1/4 यानी 25% आपके मतलब प्राइमरी सेक्टर का है, ठीक है, ध्यान देना है। अच्छा, अगर हम लोग प्रचलित कीमतों पे भी देखेंगे, ये तो हम लोग अस्थायी कीमतों पे देखें, प्रचलित कीमतों पे भी मतलब ऑर्डर तो यही है, टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है, टर्शियरी, सेकेंडरी, फॉर्मली, ठीक है, यहां पे ध्यान देना है। नहीं, सॉरी, ये आपका ऑर्डर जो है ये आपकी अस्थायी कीमतों पे, ठीक है, अस्थायी कीमतों पे यानी कांस्टेंट प्राइस पे, अस्थायी कीमत पर है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग प्रचलित कीमत की बात करेंगे जीएसवीए का, तो जीएसवीए का ये ऐसे यहां पे लिख दो क्या, जीएसवीए अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, किस पे? प्रचलित कीमत पे यानी मार्केट प्राइस पे या करेंट प्राइस पे, ठीक है। तो वो कैसा है? तो वो टर्शियरी सेक्टर का सर्वाधिक है, फिर प्राइमरी सेक्टर का है, फिर सेकेंडरी सेक्टर का है, ठीक है। यानी अगर हिस्सेदारी का हम लोग बात करेंगे तो अगर जीएसवीए में, तो अगर हम लोग अस्थायी कीमत पे देखें या मार्केट प्राइस पे देखें, दोनों में टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अस्थायी कीमत पे टीएसपी है यानी तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक है, और आपकी मार्केट प्राइस में ये चेंज हो जाती है, टर्शियरी की बात से प्राइमरी आ जाती है, फिर सेकेंडरी आती है, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है। तो अब यहां पे प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहा है कि भाई कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। तो कह रहा है कि प्रदेश की अगर हम लोग प्रति व्यक्ति आय की बात करें, ठीक है, और मार्केट प्राइस पे, तो हमारा कितना हो गया है? ये हो गया है 21-22 में, ठीक है, क्या भी 11-12 में इतना, अच्छा 21-22 में आपका हो गया है 70,792 70,792 रुपया, 70,792 रुपया, ठीक है। ये हमारा क्या है? यूपी की पर कैपिटा इनकम है, पीसीआई है, ठीक।
अब यहां पे आप लोग बात समझ गए जो भी बोल रहा था, ठीक है। ठीक, ये किस पे, तो ये 70,792 रुपया जो है ये प्रचलित कीमतों पे, प्रचलित कीमतों यानी मार्केट प्राइस पे। स्थिर कीमतों पे कितना होगा, स्थिर कीमतों पे 42,452 है। तो यहां पे लिख देना ऐसे, एक ऊपर नोट बना लो, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, ऐसे सीपी यानी कांस्टेंट प्राइस और एमपी यानी मार्केट प्राइस यानी या करेंट प्राइस, ठीक है। तो अरे हम लोग किसके बारे में तैयार करेंगे, तो जायज बात है हम लोग याद तैयार करेंगे 2021-22 का। पुराना क्यों तैयार करेंगे, 21 बात का करेंगे। तो कांस्टेंट प्राइस पे हमारा कितना है 425 देना है 25 रुपया, ये हमारा क्या है पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। और एमपी पे कितना है 7 देना है 70,792 रुपया, कितना है 70,792 रुपया, ठीक है। ये देना है, ये मार्केट प्राइस का हो गया आपका, और ये आपका कांस्टेंट प्राइस या स्थिर मूल्य का हो गया। आई बात समझ में, ऐसे आपको तैयार करना है, ठीक है। बाकी राजकोषीय घाटा क्या, ये तो मैंने बता दिया। 2022-23 में करा कि लगभग 1.72% के स्तर पर रहने का अनुमान है, राजकोषीय घाटे की बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा यूपी का कितना रहने का अनुमान है, तो 1.72% रहने का अनुमान है। ये पीटी में क्वेश्चन बन के आ भी सकता है, ठीक है। यूपी का 7 यहाँ पे लिख दी प्राथमिक। अब प्राथमिक घाटा होता क्या होता है सब मैं बता चुका हूं, तो दिक्कत नहीं है। प्राथमिक घाटा, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया योजना जो आई थी उसमें भी यूपी को फर्स्ट रैंक मिला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सर्वाधिक खाते, ठीक है, जितने खाते खोले गए हैं उसका 17.46% खाते अकेले उत्तर प्रदेश में खोले, यानी सर्वाधिक, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे कह रहा है कि राज्य के स्वकर राजस्व संरचना के बारे में यहां पे लिखा हुआ है, स्वकर राजस्व संरचना के बारे में, ठीक है। तो पहले नंबर पे चाहिए, यानी स्वकर राजस्व संरचना में अगर हम लोग यूपी का देखें 2022-23 में, तो जीएसटी का कंट्रीब्यूशन कितना है 40%, सर्वाधिक है। राज्य उत्पाद शुल्क का कितना है, राज्य उत्पाद शुल्क का 22.28% दूसरे नंबर पे है। और वैट यानी मूल्य वर्धित कर की भूमिका कितनी है 16.41%, 16.41%। यही आपका टॉप 3 जो स्वकर राजस्व है वो यही है, उत्तर प्रदेश का टॉप 3 स्वकर राजस्व, स्वकर राजस्व, ठीक है। इसके बाद से स्टाम्प शुल्क आता है, फिर विद्युत कर आता है, फिर भू राजस्व आता है, फिर वाहन कर आता है। आई बात समझ में। अच्छा, यहां पे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार के बारे में लिखा है। अगर भौगोलिक विस्तार देखोगे, भौगोलिक विस्तार के हिसाब से उत्तर प्रदेश रैंक 4 पे है, ठीक है। देश में 4था स्थान रखता है ज्योग्राफी के हिसाब से, इतना स्क्वायर किलोमीटर इसकी एरिया है, ठीक है। देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3%, ठीक है, कुल क्षेत्रफल का 7.3% क्या है आपका उत्तर प्रदेश है। अब मुझे बताओ कि टॉप 3 वाले कौन से हैं, टॉप 3 भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से कौन से राज्य हैं, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। उम्मीद करेंगे आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई हो। 2 घंटे की आज की क्लास है, 1 घंटे की सुबह की क्लास है, 3 घंटे की क्लास हुई। वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।